हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत है। बजट 2024-25 अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको पूरे साल नंबर दिलाने वाला टॉपिक होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और तुम तो वैसे भी मेरे मांझी हो, तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं, ठीक है। बजट 2025-26 आप सभी के सामने यहाँ पर है। और इस बजट के अंदर जो है क्या क्या प्रस्तुत किया गया है, निर्मला सीतारमन जी आप सभी के सामने यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो आइए बजट 2025-26 का गायत्री मंत्र जो है मैं आपको सुनाता हूं। पूरे ध्यान से आपको जो है इसको सुनना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपके अगर बात करूं बजट के इतिहास की बात करूं तो 1860 के अंदर जेम्स विल्सन ने पहली बार बजट जो है वो भारत के अंदर पेश किया था। इन्हें जनक भी कहते हैं भारत के अंदर बजट का, ठीक है। जो बजट आपके अगर मैं बात करूं आजादी के बाद पहली बार बजट पेश करने वाले कौन थे, तो के षणमुखम सेठी जो है आपके, वो आजादी के बाद पहली बार पेश किया। और गणतंत्र भारत की बात करूं आपसे, रिपब्लिक भारत की बात करूं तो आपके वो जॉन मैथाई साहब जो हैं इन्होंने पेश किया। सर्वाधिक बार बात करूं आपसे तो मोरारजी देसाई साहब ने सर्वाधिक बार पेश किया है। और अगर पहली बार महिला की बात करूं आपसे तो पहली बार महिला जो है इंदिरा गांधी जी थी आपके। और पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री की बात करूं आपसे तो वो निर्मला सीतारमन जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर बजट की अब सबसे लंबी अवधि की बात की जाए तो निर्मला जी ने पेश किया था 2020 के अंदर सबसे लंबा बजट जो है वो पेश किया गया था ना। बजट 25-26 जो है अगर इसकी बात की जाए आपसे तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी 8वीं बार बजट जो है वो पेश करती है इस बार आपके। और ध्यान रखना है जो आपके मोरारजी देसाई साहब उन्होंने आपके 10 बार बजट पेश किया था, ठीक है। और ये 1 फरवरी की तारीख को निर्मला सीतारमन जी के द्वारा पेश किया गया है ना। अगर इसकी बात दोस्तों की जाए तो यहाँ पर जो विकसित भारत है आपके, उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब है गरीबी से मुक्ति करना और 100% स्कूली शिक्षा प्रदान करना, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना, 100% कुशल कामगार जो है इनके लिए काम करना, आर्थिक गतिविधि में 70% महिलाओं की भागीदारी बनाना और फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भारत को बनाना, ठीक है। मतलब कि गरीबी से मुक्ति पहला, सेकंड आपके क्वालिटी एजुकेशन, थर्ड जो है वो आपके हेल्थ सर्विसेज, फोर्थ है आपका स्किल्ड लेबर, पांचवा है महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और छठा है फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ये विकसित भारत के अंदर आएगा, आपको ध्यान रखना है। ये 6 पॉइंट एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। इसके बाद बात करूं दोस्तों आपसे यहाँ पर, तो जो बजट 25-26 है उसकी यात्रा के 4 इंजन है। एक उसका ईंधन है और एक उसका क्या है मार्गदर्शन है और एक उसका गंतव्य है, ठीक है। हमें कहाँ तक पहुंचना है, हमें पहुंचना है विकसित भारत तक। कहाँ तक पहुंचना है हमको, विकसित भारत तक हमको पहुंचना है, ठीक है। अगला पॉइंट पूछूं आपसे, इसको पहुंचाने के लिए हमको मोटिवेट कौन करेगा, समावेशिता जो है वो हमारा मार्गदर्शक होने वाली है, ठीक है। अगर बात करूं आपसे ईंधन क्या होगा, तो ईंधन हमारा होगा सुधार, क्या होगा, रिफॉर्म। किस में रिफॉर्म करना, 4 इंजन में रिफॉर्म करना। ये 4 इंजन कौन कौन से होंगे, तो ध्यान रखिएगा, कृषि एक इंजन होगा। इसके अलावा दोस्तों एमएसएमई जो इंजन होने वाला है, इसके अलावा निवेश एक इंजन होने वाला है और इसके अलावा निर्यात। तो 4 इंजन होने वाले कौन कौन से, ये महत्वपूर्ण सवाल है। 4 इंजन कौन कौन से होंगे, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, निवेश इन्वेस्टमेंट और निर्यात, ये 4 इंजन होंगे, ठीक है। और ईंधन क्या होगा, सुधार जो है वो ईंधन होगा, ठीक है। और मार्गदर्शन क्या होगा, समावेशिता होगा, ठीक है। और गंतव्य क्या होगा, कहाँ तक पहुंचना है हमको, विकसित भारत तक पहुंचना है, ये हमारा डेस्टिनेशन होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला इंजन आपके कौन सा हो गया है, कृषि आपका पहला इंजन है, ठीक है। कृषि की अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पर, तो एक योजना हमने स्टार्ट कर दी है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। कौन सी है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना हमने स्टार्ट की है। इसका उद्देश्य है कृषि की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाना है और 100 जिलों के अंदर इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, 100 जिलों के अंदर स्टार्ट किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य यही है इसका कि जो प्रोडक्टिविटी है आपकी, उत्पादकता को बढ़ाना उद्देश्य हो गया है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना सवाल पूछ सकता है और 1.7 करोड़ किसान जो है इनको इससे फायदा होने की उम्मीद है, ठीक है।
आगे बढ़िए दोस्तों, आपके अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है कि दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन, ठीक है, ये भी एग्जाम में सवाल बन सकता है कि दलहन जो है इसमें जो आत्मनिर्भरता है इसकी बात करूं आपसे तो कितने साल के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। कितने साल के लिए? 6 वर्ष के लिए मिशन है। अगला क्वेश्चन है, 3 तरह की दाल इसमें, तूर या फिर अरहर हो गई, उड़द हो गई और मसूर हो गई, ठीक है। तो तूर, उड़द और मसूर, ये तीनों दाल इसके अंदर होने वाली है और 6 वर्ष के लिए मिशन होने वाला है। एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि दलहन के लिए जो आत्मनिर्भरता मिशन है वो कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। कौन कौन सी दाल है? तूर, उड़द और मसूर जो है ये 3 दाल इसके अंदर होने वाली है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सब्जियों और फलों के लिए भी मिशन आपका स्टार्ट किया गया है। श्री अन्न मिलेट्स के लिए भी मिशन स्टार्ट किया गया है और 2023 को आप जानते हो श्री अन्न मोटा अनाज का वर्ष जो है वो भी घोषित किया गया था, ठीक है। आगे चलिएगा, बिहार में मखाना बोर्ड, ठीक है। मखाना बोर्ड कहाँ पर बनेगा? बिहार के अंदर बनेगा। लगाओ स्टार, ठीक है। तो मखाना बोर्ड कहाँ बनेगा दोस्तों? बिहार में बनने वाला है। यह आपसे सवाल पूछ सकता है एग्जाम में, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, ध्यान रखिए ना। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन जो है, जिनकी हाई इल्ड हो, हाई पैदावार हो, ऐसे मिशन भी आपके, ऐसे बीज भी तैयार किए जाएंगे। कपास उत्पादकता मिशन, ठीक है। देखो दाल के लिए मिशन कितने वर्ष का है? दाल के लिए मिशन 6 वर्ष का है, ठीक है। और कपास के लिए मिशन कितने वर्ष का है? कपास के लिए जो मिशन है आपके वो 5 वर्ष का है, ठीक है। बढ़िया क्वालिटी की कपास जो है इसका उत्पादन हो सके, जिससे हमारा सूती वस्त्र उद्योग जो है इसको बढ़ावा मिले, तो कपास के लिए मिशन कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। दाल के लिए मिशन कितने वर्ष का है? दाल के लिए 6 वर्ष का, ठीक है। तो दाल के लिए 6 वर्ष का है, कपास के लिए 5 वर्ष का मिशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड दोस्तों, इसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। पहले जो इसकी लिमिट थी ना वो थी 3 लाख रुपए। कितनी थी? पहले इसकी लिमिट थी 3 लाख रुपए। अब जो इसकी लिमिट है आपकी वो कितनी हो चुकी है? वो हो चुकी है 5 लाख रुपए, ठीक है। तो जो किसान क्रेडिट कार्ड है, केसीसी जो है, इसकी जो लिमिट है वो 3 लाख से कितनी हो चुकी है? 5 लाख रुपए हो चुकी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। केसीसी की लिमिट कितनी हो चुकी है? 3 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 लाख रुपए हो चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में यूरिया प्लांट दोस्तों ना, असम में कहां पर है? नामरूप के अंदर, ठीक है। तो असम में नामरूप के अंदर जो है एक यूरिया प्लांट जो है स्थापित किया जाएगा। लगाओ स्टार, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो ये जितने भी क्वेश्चन लिखवा रहा हूं ना, एग्जाम में निश्चित सवाल जो है कहीं ना कहीं बनेगा कि मखाना बोर्ड कहां पर? बिहार में। केसीसी की लिमिट कितनी हो चुकी है? 5 लाख हो चुकी है। दलहन के लिए कितना वर्ष है आपके? दलहन के लिए 6 वर्ष हो गया। कपास के लिए कितना वर्ष है? 5 वर्ष हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो गया है, नामरूप की बात करूं आपसे, ये असम के अंदर जो है यूरिया प्लांट की स्थापना नामरूप के अंदर होगी और 12.7 लाख मीट्रिक टन जो है इसकी उत्पादन क्षमता होने वाली है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों आपकी, इसके बाद में दूसरा इंजन कौन सा है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो है ये आपका दूसरा इंजन हो गया, ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है कि जो एमएसएमई है इसकी जो परिभाषा है ना उसको चेंज कर दिया है, ठीक है। माइक्रो स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइज है इसकी जो परिभाषा है उसको चेंज कर दिया, ठीक है। परिभाषा के 2 आधार हैं, एक तो आधार है निवेश और एक आधार है आपके क्या? आपके टर्नओवर, ठीक है। ये 2 आधार पर परिभाषा जो है वो बताई गई है, एक तो निवेश के आधार पे और एक जो टर्नओवर है उसके आधार पे। माइक्रो स्मॉल मीडियम की बात करूं आपसे तो लिखिएगा 2.5 करोड़ तक का निवेश माइक्रो कहलाएगा, 25 करोड़ तक का निवेश स्मॉल कहलाएगा, और अगर 125 करोड़ पूछूं आपसे ये निवेश जो है क्या कहलाएगा? ये मीडियम कहलाएगा, ठीक है। तो 2.5 करोड़, 25 करोड़ और 125 करोड़, ये माइक्रो, ये स्मॉल और ये मीडियम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों टर्नओवर की बात करूं आपसे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ना, अगर निवेश की बात की जाए तो 2.5 करोड़, 25 करोड़, 125 करोड़, ठीक है। और टर्नओवर की बात की जाए 10, 100 और 500, कितना है? 10 करोड़
आपके स्मॉल माइक्रो में आएगा, 100 करोड़ आपके स्मॉल में आएगा, और 500 करोड़ जो किस में आएगा, ये आपके आने वाला है किसमें, मीडियम के अंदर। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान सुनना, कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन चेंज कर दी है, ठीक है। निवेश के आधार पे 2.5, 25 और 125 आपको ध्यान रखना है माइक्रो स्मॉल मीडियम में। टर्नओवर के आधार पे 10, 100, 500, ये आपको ध्यान रखना है टर्नओवर के आधार पर माइक्रो स्मॉल मीडियम के अंदर, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक इसके अलावा दोस्तों आपके जो हमारे माइक्रो जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे सूक्ष्म उद्यम होंगे, उनके लिए 5 लाख की सीमा वाला जो है एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अभी तक क्रेडिट कार्ड किसके पास होता है आपके, वो किसानों के पास होता है ना, केसीसी किसको बोलते हैं, ठीक है। उनको लोन चाहिए, वो लोन ले सकते हैं। अब जो माइक्रो स्मॉल जो आपके, अब जो माइक्रो जो इंडस्ट्री वाले होंगे, सूक्ष्म उद्योग वाले जो होंगे आपके, उनके लिए भी 5 लाख रुपए का एक विशेष क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है। और ये क्रेडिट कार्ड कहाँ मिलेगा, ये क्रेडिट कार्ड जो है उद्यम पोर्टल पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, उद्यम पोर्टल के ऊपर मिलने वाला है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखना, उद्यम पोर्टल के ऊपर मिलेगा, 5 लाख की सीमा वाला होगा, और सूक्ष्म उद्यमों के लिए इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपके, कि राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन जो है स्टार्ट किया जाएगा। फुटवियर इंडस्ट्रीज के अंदर, खिलौना इंडस्ट्रीज के अंदर, और खाद्य प्रसंस्करण जो है इसके लिए जो है ये स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपके तीसरा इंजन कौन सा, निवेश हो गया। पहला इंजन कृषि हो गया, दूसरा इंजन एमएसएमई हो गया, तीसरा इंजन निवेश हो गया, और चौथा इंजन हो गया निर्यात। क्या हो गया, निर्यात, ठीक है। थर्ड जो इंजन है आपके, अटल टिंकरिंग लैब। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सवाल पूछूं आपसे कि अटल टिंकरिंग लैब दोस्तों आपके स्कूलों में बच्चों के अंदर साइंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, मैथमेटिक्स के लिए रुचि को बढ़ाने के लिए क्या है, अटल टिंकरिंग लैब जो है रिसर्च को बढ़ाने के लिए स्कूलों के अंदर स्टार्ट होगी। और अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब जो है ये स्टार्ट होंगे, है ना। 5 वर्षों में 50,000 स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर अटल टिंकरिंग लैब स्टार्ट की जाएंगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम की बात करूं, ठीक है। तो भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम जो है बच्चों को अपनी लैंग्वेज में, अपनी लोकल लैंग्वेज में, अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर बच्चों को पढ़ने की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए जो बुक है उन बुकों को लोकल भारतीय लैंग्वेज के अंदर जो है ट्रांसलेट किया जाएगा, और ऑनलाइन आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना जो है इसको स्टार्ट किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र ना, स्किल डेवलपमेंट की जाएगी, और ये 5 आपके क्या होंगे, 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र जो है एक्सीलेंस सेंटर स्थापित होंगे। मेक फॉर इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड किसके लिए होंगे, मेक फॉर इंडिया, इंडिया के लिए बनाओ, और मेक फॉर द वर्ल्ड, उसको फिर विश्व में एक्सपोर्ट करो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, शिक्षा में क्या होगा आपके, शिक्षा में एआई को बढ़ावा देने के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनेगा, और 500 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए आपके आवंटित किए गए, ठीक है। 500 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए आवंटित किए गए। कैंसर पे दोस्तों इस बार खूब ध्यान दिया गया है, कैंसर की दवाएं सस्ती की गई है आपके, और हर जिला अस्पताल में एक डे केयर कैंसर हॉस्पिटल जो है वो स्टार्ट होगा। 3 वर्षों में आपके सभी जिला अस्पतालों के अंदर जो है कैंसर के इलाज के लिए, कैंसर की देखभाल के लिए डे केयर कैंसर सेंटर केंद्र जो है वो आपके स्थापित किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जल जीवन मिशन जो है आप सभी जानते हो 2019 में चालू हुआ था, और 2024 में समाप्त होने वाला था। हर घर जल जो है ये इसका उद्देश्य था, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया है। अब इसको एक्सटेंड कर दिया है 2028 तक, ठीक है। तो जल जीवन मिशन जो है इसको 2028 तक जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, ये
आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जल जीवन मिशन को कब तक के लिए एक्सटेंड किया है? 2028 तक के लिए एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। वहीं दोस्तों समुद्रों के विकास के लिए एक सामुद्रिक विकास निधि जो है ये भी बनाई जाएगी। इसमें 49% पैसा कौन देने वाला है? गवर्नमेंट देने वाला है, ठीक है। गवर्नमेंट जो इसके अंदर सामुद्रिक विकास निधि के अंदर 49% पैसा जो है वो देगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ दोस्तों उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक, इसके तहत जो है अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों की खोज की जाएगी और वहां तक जो है कनेक्टिविटी आपके स्थापित की जाएगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बिहार में क्या होगा? तो बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है इसकी स्थापना होने वाली है, ठीक है। तो बिहार में ग्रीनफील्ड आपके एयरपोर्ट की स्थापना की जाएगी और जो मिथिलांचल बिहार वाला इलाका है वहां पर पश्चिम कोसी नहर जो है इसका भी विकास किया जाएगा, ठीक है। तो बिहार के अंदर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा और मिथिलांचल में पश्चिम कोसी नहर परियोजना जो है वो आपकी स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके इसके बाद पूछूं आपसे, एक मिशन स्टार्ट होगा, ज्ञान भारतम मिशन। कौन सा है? ज्ञान भारतम मिशन। इसमें दोस्तों 1 करोड़ से अधिक जो हमारी पांडुलिपि है ना, जो हाथ से लिखी गई आपके पांडुलिपि आपके हाथ से लिखी गई जो होती है उनके संरक्षण के लिए क्या होगा? ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च होगा, ठीक है। तो 1 करोड़ से अधिक जो पांडुलिपि है इनके संरक्षण के लिए ज्ञान भारती मिशन जो है, ज्ञान भारतम मिशन जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चौथा दोस्तों इंजन कौन सा? आपकी निर्यात जो है, एक्सपोर्ट जो है, ये आपका चौथा इंजन हो गया, ठीक है। एक्सपोर्ट दोस्तों आपके चौथा इंजन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। और एक्सपोर्ट में आपूर्ति को बेहतर करने के लिए, सप्लाई को बेहतर करने के लिए एक भारत ट्रेड नेट प्लेटफॉर्म जो है इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। तो एक्सपोर्ट में आपूर्ति को बेहतर करने के लिए भारत ट्रेड नेट प्लेटफॉर्म जो है इसको लॉन्च किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण लिखना, आपके जो सुधार है ना, जिसकी मैंने कही थी आपसे कि इंजन का ईंधन जो है सुधार है, इस सुधार में बीमा क्षेत्र जो है हमारा, जो इंश्योरेंस सेक्टर है, इस इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर पहले 74% लिमिट थी, अब वो कितनी हो चुकी है? आपके 100% जो है एफडीआई लिमिट कर दी गई है। लगाओ स्टार, ठीक है। तो अगर पूछूं आपसे कि जो बीमा क्षेत्र है ना हमारा, जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है, इस सेक्टर के अंदर 74% से 100% जो है आपकी वो लिमिट कर दी गई, किसकी? एफडीआई की लिमिट हो चुकी है। एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इसकी लिमिट हो चुकी है, ठीक है। दोस्तों आगे देखिए, आपके ये वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बीमा क्षेत्र में 74% से 100% आपकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपके अगर टैक्स रिफॉर्म की बात की जाए तो राजकोषीय घाटा की बात करूं आपसे, ये कितना रहने का अनुमान है? 4.8%, ठीक है। लगाओ स्टार। राजकोषीय घाटा जो है वो जीडीपी का 4.8% जो है रहने का अनुमान है। सवाल आपका एग्जाम बन सकता है दोस्तों, है ना, कि राजकोषीय घाटा आपके, अच्छा राजकोषीय घाटा पूछूं आपसे दोस्तों, आपके ये अगले वर्ष की बात कर रहा है और आपके फिर क्या है, अगले जो आपके वर्ष है इसमें आपके 4.4% जो है ये भी रहने का अनुमान है, ठीक है। तो 24-25 की बात करूं आपसे, 24-25 के अंदर राजकोषीय घाटा आपके 4.8%, ठीक है। और 25-26 के अंदर जो है 4.4%। ये सवाल एग्जाम में पूछता है कि फिस्कल डेफिसिट आपके 24-25 में कितना रहेगा? 4.8% रहेगा और 25-26 में कितना रहेगा? 4.4% रहने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए आपसे यहाँ पर जो है, अगर बात करूं आपसे यहाँ पर टैक्स की दोस्तों बात की जाए तो 36 जीवन रक्षक दवाओं पर जो टैक्स है उसको हटा लिया गया, जिसमें आपके दुर्लभ रोग है, कैंसर है, गंभीर आपकी बीमारी है, ऐसी बीमारी शामिल है, उन पर जो टैक्स लगता था आपके, इसमें आपको छूट मिलेगी, ठीक है। 36 जीवन रक्षक दवाओं के अंदर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके एक नया टैक्स क्या होगा? एक न्यू इनकम टैक्स रिजीम जो है, न्यू इनकम टैक्स बिल जो है वो पेश किया जाएगा। पहले इससे पहले 1961 का बिल था, अब नया बिल आपके आएगा और ये बिल भी पेश हो चुका है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों, आपके टैक्स स्लैब जो है इसमें भारी चेंज किया गया है और टैक्स स्लैब के अंदर 12 लाख रुपए तक की जो राशि है इसको
टैक्स फ्री कर दिया है। कितना? 12 लाख तक की जो राशि है उसको टैक्स फ्री कर दिया है। और 12 लाख से अगर आपकी ऊपर राशि होती है तो 0 से 4 लाख तक 0% टैक्स होगा, 4 से 8 लाख तक 5% टैक्स होगा, 8 से 12 लाख तक 10% टैक्स होगा, 12-16 लाख तक जो आपकी 15% टैक्स होगा, 16 से 20 आपके 20% होगा, 20 से 24 25% होगा, और उससे ऊपर आपके 30% होने वाला है। ठीक है, तो 0 से 4 लाख 0%, 4 से 8 5%, 8 से 12 10%, 12-16 15%, 16 से 20 20%, 20 से 24 25%, और 24 लाख से ऊपर कितना होगा? 30% टैक्स लगने वाला है। 12 लाख तक क्या होने वाला है? टैक्स की छूट आपकी दी गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 12 लाख से ऊपर जो है, 12 लाख के ऊपर वाला मैंने आपको स्लैब दोस्तों दिखा दिया है। ठीक है, अब रुपया दोस्तों कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है? ठीक, पहला जो स्थान है, पहला स्थान जो पूछूं आपसे, पहला स्थान आपके फर्स्ट जो स्थान आपके उधार का हो गया, दूसरा स्थान आपके आयकर का हो गया, तीसरा स्थान तीसरा स्थान आपके किसका? जीएसटी का हो गया ना। तो उधार का 24% हो गया, आयकर का 22% हो गया, और जीएसटी का आपके 18% हो गया। ठीक है, अच्छा, तो पहला स्थान उधार हो गया, दूसरा स्थान आयकर हो गया, तीसरा स्थान आपके जीएसटी हो गया ना। इसके बाद दोस्तों पूछूं आपसे कि सबसे अधिक पैसा कहां पर जाता है? सर्वाधिक पैसा जो है करों और शुल्क में राज्यों का जो हिस्सा है, 22% पैसा यहां पर आता है। ठीक है, करों और शुल्क में राज्यों का जो हिस्सा है वहां पर 22% जो पैसा आपके वो जाता है। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन है आपकी? ब्याज अदायगी जो है, ब्याज अदायगी अगर पूछूं आपसे, इंटरेस्ट पेमेंट जो है, ये 20% पैसा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला स्थान किसका हो गया? कर और शुल्क में राज्यों का हिस्सा हो गया, और दूसरा स्थान किसका हो गया? ब्याज अदायगी का हो गया। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखिएगा दोस्तों, अगर बात की जाए आपसे कि डिफेंस की बात की जाए तो डिफेंस में सर्वाधिक पैसा खर्च होगा भारत की ओर से, है ना। सेकंड स्थान पे ग्रामीण विकास होगा। ठीक है, तीसरे स्थान पर गृह मंत्रालय होगा, और चौथे स्थान पर कृषि और समृद्ध आपके एग्रीकल्चर होगा। तो पहले स्थान पर खर्चा करने के मामले में डिफेंस होगा, दूसरे पे ग्रामीण विकास होगा, तीसरे पे गृह मंत्रालय होगा, चौथे पे आपके एग्रीकल्चर होगा, कृषि होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ रसगुल्ले दोस्तों ऐसे हैं जिनको पता है कि गायत्री मंत्र चल रहा है, मैं इसमें बीच में कोई भी जवाब नहीं दूंगा, पर फिर भी ढक्कन भाई साहब जो हैं लगातार कमेंट करेंगे, गुरुजी उत्कर्ष ऐप आपके नहीं चल रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, बफरिंग बीच में हो गई है। अरे मुझे पता है, सारी बातें मुझे पता है, पर ये गायत्री मंत्र में भविष्य के लिए आपके लिए बनवा रहा हूं इसको। भविष्य में सोचो, मैं आज जवाब दे रहा हूं आपको कि उत्कर्ष ऐप नहीं चल रहा है, अब जितनी भी क्लास में चलेगा उस सब में ये चलेगा कि उत्कर्ष ऐप नहीं चल रहा, उत्कर्ष ऐप नहीं चल रहा है। अरे ढक्कन भाई साहब हो, गायत्री मंत्र के बाद कमेंट किया करो, मैं लाइव ही खड़ा हूं। तुमको लगता है मैं लाइव नहीं खड़ा हूं? मैं लाइव ही खड़ा हूं तुम्हारे सामने, लाइव ही तुमको पढ़ा रहा हूं रसगुल्लो। तो ये हमारा बजट जो था वो समाप्त यहाँ पर आपका होता है। आइए, स्वागत है आप सभी का फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर। प्रोमो आपके सामने चलेगा, और फिर मैं आपके सामने दोबारा से करंट अफेयर्स की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार खड़ा रहूंगा। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो बजट को आपने सुन लिया, बजट में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं मैंने आपको सारे बता दिए, इनको पूरे ध्यान से सुनना था आपको। बजट को बार बार रिवाइज करना है, वो काम मैं करवाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। तो मेरे साथ शिवानी, प्रियंका, आदित्य, कुसुम, बबलू, राकेश, धर्मेंद्र, मौसम, शेखर, बिल्कुल अलीशा, सपना, अंकित, संदीप, विवेक, सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। 1 मार्च 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण, सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। नासा सौर वायु के रहस्य को उजागर करने के लिए
पंच मिशन करेगा लॉन्च। भारत के शोधकर्ताओं ने विकसित की सीसा रहित पेरोव्स्काइट एलईडी। तुहिन कांता को सीवी का 11वां प्रमुख किया गया नियुक्त। केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने महाराष्ट्र के मुंबई में एक राष्ट्र एक बंदरगाह और मैत्री ऐप किया लॉन्च। यस बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 25 में शामिल होने वाला बना पहला भारतीय बैंक। पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीक से निर्मित सिला हुआ जहाज गोवा में किया गया लॉन्च। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का नवा राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन ओडिशा में हुआ प्रारंभ। 28 फरवरी को पूरे देश में मनाया गया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने पशु कल्याण और संरक्षण के लिए प्रदान किया प्राण मित्र और जीव दया पुरस्कार। डेनमार्क में 4000 वर्ष पुराने वुडन सर्कल की गई खोज। CISF के अराक्कोनम रिक्रूट्स ट्रेनिंग सेंटर का नाम हुआ चोल राजकुमार राजद्वितीय रिक्रूट्स ट्रेनिंग सेंटर। जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों के तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। ठीक है, एक बार चलने का हौसला रखो, एक बार चलने का प्रयास रखो, मुसाफिरों के तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। मंजिल पर पहुंचना है तो चलना पड़ेगा रसगुल्ला। बिना चले आप मंजिल पे तो नहीं पहुंच पाओगे। मंजिल आपके पास बिल्कुल नहीं आएगी, आपके पास ही मंजिल की तरफ जाना पड़ेगा। देखो, मैं प्रयास करूंगा, लेकिन कुल मिलाकर के जब तक आप प्रयास नहीं करोगे तब तक सफलता आपको नहीं मिलेगी। आपकी सफलता में सबसे अधिक योगदान केवल आपका होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने। हाल ही में चर्चा में रहा नासा का पंच मिशन जो है, इसका संबंध दोस्तों किससे? देखो, पंच मिशन जो है ये अभी हाल ही में किसने लॉन्च करा है? नासा ने इसको लॉन्च करा है। ठीक है, तो नासा किसको लॉन्च करेगा? आपके नासा पंच मिशन जो है इसको लॉन्च करेगा। नासा आप जानते हो USA की स्पेस एजेंसी, आप सभी परिचित हो इससे। ठीक है, अच्छा दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य होता है सौर वायु। उत्कर्ष ऐप चल जाएगा, चिंता मत कीजिए, टीम की आंखें खुलने दीजिए, उसके बाद उत्कर्ष ऐप चल जाएगा। थोड़ा शांति बनाए रखा करो, है ना। तकनीक है, टेक्नोलॉजी है। यूट्यूब में भी दोस्तों बफरिंग होती है, आप देखते हो अभी। तो तकनीक में, टेक्नोलॉजी में समस्या आ जाती है। अभी मैं जब क्लास समाप्त करूंगा तो बात करूंगा। निश्चित मान के चलना कि 9 बजे 10 बजे तक आपका उत्कर्ष ऐप जो है चल जाएगा। ठीक है, अभी आराम से क्लास पे ध्यान लगाओ ना। 6:30 बजे तू पढ़ाई करना चालू कर देगा रसगुल्ला। कमाल की बात तो ये है, चाहे तू पूरे दिन ना पढ़े पर तू अब तो जरूर पढ़ेगा। ठीक है, तो पंच मिशन नासा ने स्टार्ट किया, USA आपके इसने स्टार्ट करने वाला। ठीक है, इसका दोस्तों उद्देश्य क्या है? जो आपके सोलर, जो आपकी विंड होती है ना, जो सौर वायु होती है, इसके रहस्य को उजागर करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो लिखिएगा सौर वायु या फिर सोलर विंड जो है, सोलर विंड जो है, इस सोलर विंड के रहस्यों को उजागर करना जो है ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, रहस्यों को उजागर करना मतलब कि इसका संबंध किससे हो गया? इसका संबंध आपके सूर्य से हो गया। किससे? आप क्या? इसका संबंध किससे हो गया है? सूर्य जो है इससे संबंध हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सूर्य से संबंध इसका हो गया है। रहस्यों को, सोलर विंड के जो रहस्य हैं उनको उजागर करना इसका उद्देश्य हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो सीधा सीधा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ठीक है, वहीं दोस्तों नासा ने आपके एक और मिशन लॉन्च करा है और उस मिशन का नाम क्या होने वाला है? लूनर ट्रेल ब्लेजर। ठीक है, तो लिखना लूनर ट्रेल ब्लेजर। आपके पूछूं आपसे, लूनर ट्रेल ब्लेजर जो है आपके लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन जो है इसको भी लॉन्च करने वाला कौन? नासा। ठीक है, संबंधित किससे होगा? देखो, चांद को दोस्तों क्या बोलते हैं? चांद को बोलते हैं लूनर। क्या बोलते हैं? चांद को बोलते हैं लूनर। तो संबंधित किससे होने वाला है? चंद्रमा जो है इससे होने वाला है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, संबंध किससे होगा इसका? चंद्रमा से संबंध इसका होने वाला, आपको ध्यान रखना है। तो चांद पर पानी को खोजना, क्या इसका उद्देश्य है? चांद पर पानी को खोजना जो है ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, चांद पर पानी को खोजना ये इसका उद्देश्य, आपको ध्यान रखना है ना। तो चांद पर पानी को खोजना ये इसका उद्देश्य होने वाला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको लॉन्च नासा करेगा। किससे लॉन्च करेगा? फाल्कन 9 जो रॉकेट हमारा, इससे लॉन्च करेगा। ठीक है, फाल्कन 9 रॉकेट आप जानते हो किसका रॉकेट है? स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है। और कंपनी के मालिक कौन है?
कंपनी के मालिक जो है आपके वो कौन है आपके एलोन मस्क जो है, ये कंपनी के मालिक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि फाल्कन 9 रॉकेट से लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन लॉन्च होगा, चांद पर पानी की खोज के लिए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, सूर्य आपका ठीक आंसर। ठीक है, अच्छा सूर्य की स्टडी के लिए हमने हमने भी एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम है आदित्य 11 मिशन। क्या नाम है इसका? आदित्य 11 मिशन है, इसको भी लॉन्च किया हमने, लिखना आपकी सूर्य की स्टडी के लिए लॉन्च किया था। इसको लॉन्च किससे किया था? आपकी PSLV C57 से लॉन्च किया। किससे लॉन्च किया था? PSLV C57 जो है इससे इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अच्छा दोस्तों ये L1 क्या है आपके? L1 का मतलब होता है लंगराज पॉइंट। क्या होता है? L1 का मतलब होता है लंगराज बिंदु। ऐसे दोस्तों आपके सूर्य और किसके बीच में, सन और अर्थ के बीच में वह बिंदु होता है जहां पर इन दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो जाए। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य वह बिंदु जहां पर इनका ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो जाए उसको बोलते हैं लंगराज बिंदु। क्या बोलते हैं? लैंग्रेज पॉइंट बोलते हैं। ऐसे 5 पॉइंट है ना, ऐसे 5 पॉइंट जो है वो सन और अर्थ के बीच में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आदित्य 11 के बारे में सवाल पूछे तो भी आपको करके आना है, ध्यान से सवाल को देखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नासा का पंच मिशन आपसे सवाल पूछ सकता है। ठीक है, दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो है वो कहाँ खुला है? ये खुला है महाराजगंज। कहाँ खुला है? महाराजगंज आपके यूपी जो है यहाँ पर खुला है। ठीक है, हाँ अच्छा दोस्तों गिद्धों की बात करूं आपसे, गिद्धों की जो डेथ हुई थी हमारे यहाँ पर, गिद्धों की जो विलुप्ति हुई है, डेथ जो हुई है, वो कौन सी दवा के कारण हुई है बताओ? वो दवा कौन सी है जिस कारण आपके गिद्धों की डेथ भारत के अंदर होती है? उस दवा का नाम क्या है? हाल ही में UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में टॉप दोस्तों स्थान किसका है? ठीक, किसका स्थान है? फिनलैंड का। ठीक है, अच्छा भारत की रैंक कितनी है इसके अंदर पूछूं आपसे? भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक इसमें 109वीं रैंक है। कौन सी रैंक है आपकी? 109वीं रैंक आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने पूछा आपसे दवा का नाम क्या है? तो डाइक्लोफेनेक दवा है। कौन सी है? डाइक्लोफेनेक दवा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दवा का नाम क्या है? डाइक्लोफेनेक दवा ना। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा प्रोटेम स्पीकर पद पे किसको अपॉइंट किया है? भर्तृहरि मेहताब। किसको किया है? भर्तृहरि मेहताब जो है इनको किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भर्तृहरि मेहताब भारत की 18वीं जो लोकसभा है इसके प्रोटेम स्पीकर थे। ठीक है, एक सवाल पूछता हूं आपसे, स्पीकर जो है ना, जो लोकसभा अध्यक्ष है, इसका जिक्र संविधान में किस आर्टिकल में हुआ है? बताओ भाई, स्पीकर जो है इसका जिक्र संविधान में किस आर्टिकल के अंदर हुआ है? ठीक है, हाल ही में अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, तो अंकटाड की जो रिपोर्ट है आपकी, पहली बात तो रिपोर्ट का नाम विश्व निवेश रिपोर्ट है, इसको जारी करने वाला कौन है? अंकटाड। ये सवाल जो है सीधा भी पूछा गया है कि विश्व निवेश रिपोर्ट को जारी करने वाला कौन? अंकटाड है। अच्छा सवाल पूछूं आपसे, इसमें भारत की रैंक कौन सी है? तो 15वीं रैंक भारत की, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 93 आपके आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल नंबर 93 होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में देश में शीशा रहित पेरोव्स्काइट LED जो है वो कहाँ दोस्तों डेवलप किया जाएगा, कहाँ विकसित होगा? ठीक है, तो देखिएगा आपके दोस्तों अभी दोस्तों हाल ही में पेरोव्स्काइट, ठीक है, अभी हाल ही में पेरोव्स्काइट LED, ठीक है, इसी को दोस्तों बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं PLED। क्या बोलते हैं? PLED कहते हैं। इसका विकास करने वाला कौन है? तो इसका विकास हुआ है हैदराबाद के अंदर। कहाँ हुआ है? हैदराबाद के अंदर विकास इसका हुआ है। ठीक है, और ये कैसी आपके, ये शीशा रहित है, लेड नहीं है इसके अंदर। ठीक है, जो लेड जो होता है आपके, ये शीशा रहित है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखना। पहली बात तो LED तो आप जानते हो कि आपके घर में भी दोस्तों LED होती होंगी, लाइट इमिटेड डायोड। ठीक है, जो टीवी आपके घर में हो सकता है वो LED ही होगी। तो LED की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है आपके लाइट दोस्तों इमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। जो आप दोस्तों आपके जो लाइट इमिटिंग डायोड जो है, जो आप जो सारी चीजें टीवी में देखते हो वो आपके LED आपके घर में लगी होगी। ठीक है, पर ये दोस्तों PLED है ना। अब देखना दोस्तों PLED जो है आपके वो दो का मिक्सअप है एक्चुअली में। ठीक है, एक तो OLED और एक साथ में आपके क्वांटम LED। मेरी बात सुनना आराम से, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, ये दो का मिक्सअप है बेटा। OLED प्लस दोस्तों QLED। कौन सा है? QLED। ठीक है, OLED का मतलब होता है ऑर्गेनिक आपके, है ना,
ऑर्गेनिक एलईडी है ना, कौन सी है, ऑर्गेनिक एलईडी। और क्यू एलईडी का मतलब होता है क्वांटम एलईडी। कौन सा होता है, क्वांटम एलईडी होता है। इन दोनों का मिक्सअप कौन सा है, ये आपके पी एलईडी दोस्तों, इनका मिक्सअप है। ठीक है, अब देखो दोस्तों ओ एलईडी, जहां भी आपको ऑर्गेनिक वर्ड मिल जाए, ठीक है दोस्तों, जहां भी दोस्तों आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान के अंदर ऑर्गेनिक मिल जाए, उसका मतलब दोस्तों क्या होता है कि उसको आप लोग जो है फोल्ड कर सकते हो, फ्लेक्सिबल होगा। आजकल दोस्तों मोबाइल आ रहा है ना आपके, एक सैमसंग का मोबाइल दोस्तों आ रहा है आपके, जिसको आप ऐसे खोल सकते हो और वापस ऐसे फोल्ड कर सकते हो। ठीक है, वो दोस्तों ऑर्गेनिक आपके एलईडी है ना, वो आपके ऑर्गेनिक क्या है, आपके ऑर्गेनिक दोस्तों आपके क्या है, आपके ऑर्गेनिक वाला जो है यूज किया गया है। ठीक है, तो फोल्डिंग जो होता है ना, जो फोल्डिंग है, स्क्रीन को आप फोल्ड कर सकते हो ऐसे, वो ऑर्गेनिक होता है। ठीक है, मतलब कि दोस्तों ऑर्गेनिक एलईडी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, लचीलापन इसके अंदर होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर होती है, फोल्डिंग कैपेसिटी जो है, फोल्डिंग कैपेसिटी जो है ये इसके अंदर होती है। ठीक है, तो लचीलापन इसके अंदर होता है, फोल्डिंग कैपेसिटी जो है वो इसके अंदर होती है, ध्यान रखना, ऑर्गेनिक एलईडी के अंदर। ठीक है, वहीं दोस्तों जो क्यू एलईडी जो है ना, जो क्वांटम जो एलईडी आपके, क्वांटम एलईडी की बात दोस्तों करूं आपके, तो क्वांटम वर्ड जहां भी आए तो आकार में छोटा, आकार में छोटा, और आपके आकार में छोटी होगी, और क्षमता में क्या होगी, आपके क्षमता में आपके अधिक होगी। ये क्वांटम वर्ड का अर्थ है। ठीक है, आकार साइज में छोटा, क्षमता में अधिक होना, इन दोनों का मिक्सअप क्या है, इन दोनों का मिक्सअप जो है वो है आपके पी एलईडी का है, इन दोनों का मिक्सअप पी एलईडी है। अभी हमने डेवलप किया है इसको, हैदराबाद के अंदर डेवलप करा है, सीसा रही थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक सवाल दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, टाइम बदल गया, हाँ प्रभु टाइम बदल गया, आप लेट आए हो, कल से जल्दी जगा करो, रात को उसको जल्दी बोल दिया करो कि अब मैं बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मास्टर हमारा सुबह 6 बजे जो है वो क्लास लेता है। ठीक है, पूरे दिन बात कर लिया करो उससे, पर जल्दी सो करके जल्दी जगने की आदत डाल लो रसगुल्ला ना, वरना चप्पल फेंक के मारूंगा भाई साहब। ठीक है, दोस्तों एलईडी जो है ना, इस एलईडी की खोज जब हुई थी, तो उस खोज के लिए 2014 के अंदर जो है वो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दोस्तों मिला था। ठीक है, किसका, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था आपके एलईडी की खोज के लिए। ठीक है, और किसको दोस्तों मिला था आपके, तो लिखना आपके जो ब्लू एलईडी है, जो ब्लू एलईडी है, इसकी खोज के लिए दोस्तों ना, जो ब्लू आपके एलईडी है, इसकी खोज के लिए किसको मिला है, सूजी नाकामूरा। किसको मिला है, सूजी नाकामूरा जो है, सूजी नाकामूरा, ये ब्लू एलईडी की खोज के लिए इसको मिला है। ठीक है, तो सूजी नाकामूरा जापान के, इनको ब्लू एलईडी की खोज के लिए 2014 के अंदर फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फिजिक्स वाला पूछूं आपसे, किसको मिला है, सूजी नाकामूरा को मिला है, एलईडी की खोज के लिए मिला, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपके सामने यहाँ पर फोटो जो है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 24 में गोल्डन कोच अवार्ड जो है किसको दोस्तों प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो गोल्डन कोच जो अवार्ड है आपके, यह किसको मिला है पूछूं आपसे, तो गोल्डन कोच अवार्ड आपके गोल्डन थ्रेड को मिला है। किसको मिला है, गोल्डन थ्रेड को मिला है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में महासचिव किसको बनाया गया आपके, अरे नाटो की बात करूं आपसे, नाटो की स्थापना 1949 को होती है, वर्तमान मेंबर 32 हो गए आपके। लेटेस्ट मेंबर पूछूं आपसे, स्वीडन जो है आपका लेटेस्ट मेंबर हो गया है, और मार्क रूटो जो है ये इसके वर्तमान में क्या हो गए, वर्तमान में इसके हेड हो गए, ध्यान रखिएगा। और अगर पूछूं आपसे इसका मुख्यालय कहां पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम जो है यहां पर इसका मुख्यालय हो गया। ठीक है, हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर जो है वह कौन सा है, कोझिकोड। कौन सा है, कोझिकोड जो है ये भारत का पहला साहित्य शहर है। कोझिकोड कहाँ पर, केरल के अंदर। ठीक है, कोझिकोड में क्या है, स्पाइस जो है मसाला सेंटर जो है भारत का, वो कोझिकोड के अंदर। ठीक है, मसाला सेंटर कोझिकोड। हाल ही में इसरो ने तीसरी और अंतिम बार पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का सफलतापूर्वक लॉन्च किया दोस्तों ना, पुष्पक लॉन्च किया। अगर आपके कहाँ से लॉन्च हुआ है, पुष्पक की टेस्टिंग कहाँ हुई है, चित्रदुर्ग जो है यहाँ पर टेस्टिंग हुई है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में सेबी का 11वां प्रमुख किसको अपॉइंट किया गया, भाई साहब लगा लो स्टार, लगा लो, पेपर में छपने वाला सवाल। ठीक है, लिखिएगा, पेपर में छपने वाला सवाल है, 100% एग्जाम में सवाल पूछेगा आपसे। ठीक है, देखिए SEBI इसको बोलते हैं हम लोग, सेबी कहते हैं, क्या बोलते हैं, सेबी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज
बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो सेबी की आपकी फुल फॉर्म हो गई, ठीक है। अच्छा, सेबी की दोस्तों स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1988 के अंदर होती है। कब होती है? 1988 में इसकी स्थापना होती है। लेकिन दोस्तों 1992 में इसके साथ हो गया स्कैम। क्या हो गया? स्कैम हो गया इसके साथ में। और दोस्तों वो स्कैम कौन सा था आपके? वो स्कैम था आपके, आपने सुना होगा नाम, हर्षद मेहता स्कैम, ठीक है। स्कैम 1992। उसके बाद में इसको थोड़ा पावरफुल बनाने के लिए अधिनियम लाया गया 1992 के अंदर, ठीक है। तो लिखिएगा इसको वैधानिक संस्था कैसे बनाया गया? तो इसको जो वैधानिक संस्था है वो 1992 के अधिनियम से बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1992 के अधिनियम से। अगर सेबी की स्थापना पूछे आपसे तो ये उसकी स्थापना है। अगर पूछे सेबी वैधानिक संस्था कब बनता है, सेबी के लिए अधिनियम कब आता है, तो 1992 के अंदर आता है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। कहाँ पर है? मुंबई में इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपकी, अगर पूछूं आपसे इसका कार्य क्या लिखना, तो इसका कार्य है शेयर मार्केट। किसको? शेयर मार्केट या फिर जो स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर मार्केट या फिर जो स्टॉक एक्सचेंज है, इसको रेगुलेट करना जो है इसका काम होता है, ठीक है। शेयर मार्केट को रेगुलेट करना जो है ये इसका काम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो शेयर मार्केट को रेगुलेट करना इसका काम होता है। अच्छा, इसकी अगर 10वीं आपसे पूछूं आपसे, इसके 10वें हेड कौन थे आपके? ये थी माधवीपुरी बुच। कौन थी? माधवीपुरी बुच जो है ये इसकी 10वीं हेड थी, और ये पहली महिला हेड थी। कौन थी? पहली महिला हेड थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पहली 200 महिला हेड थी। और 10वीं पूछूं आपसे नंबर की थी। आज जो है 28 आपके फरवरी जो है इनका कार्यकाल समाप्त होगा, ठीक है। इनका कार्यकाल जो है वो 28 फरवरी की तारीख को, मतलब कि कल जो है कार्यकाल समाप्त हो चुका है। और दोस्तों इनके स्थान पर कौन है? इनके स्थान पर इसके जो नए हेड आए आपके 11वें नंबर के जो हेड आए वो आए कौन आपके? वो आईएएस ऑफिसर तुहीन कांता पांडे। कौन है? आईएएस ऑफिसर तुहीन कांता पांडे जो है इनको नया सेबी का क्या कहते हैं? सेबी का नया हेड जो है वो बनाया गया है तुहीन कांता पांडे, ठीक है। तो आईएएस ऑफिसर तुहीन कांता पांडे जो है इनको सेबी का नया हेड बनाया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आईएएस ऑफिसर तुहीन कांता पांडे ये भारत के रेवेन्यू सेक्रेटरी थे। क्या थे? ये भारत के रेवेन्यू सेक्रेटरी भी रह चुके हैं आपके। और अब क्या बन चुके हैं? अब जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के हेड बन चुके हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा पेपर में सवाल बन सकता है, तुहीन कांता पांडे का सवाल बन सकता है, ठीक है। अब जो मैं स्लाइड दोस्तों लिख रहा हूं ना, जो मैं अब लिख रहा हूं, निश्चित मान के चलना आपके एग्जाम में यहाँ सवाल फंसने वाला है, ठीक है। लिखिएगा विजय रहाटकर। लिखिए विजय रहाटकर जो है ये सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। लिखिए प्रीति सूदन। लिखना प्रीति सूदन जो है ये सवाल भी पूछ सकता है, ठीक है। लिखिए वी राम सुब्रमण्यम। क्या लिखोगे? वी राम सुब्रमण्यम जो है ये सवाल भी आपका आ सकता है, ठीक है। इसके बाद लिखिए आप लोग संजय मल्होत्रा। क्या लिखोगे? संजय मल्होत्रा जो है ये सवाल भी बन सकता है, ठीक है। लिखिए जस्टिस संजीव खन्ना। लिखना जस्टिस संजीव खन्ना जो है ये सवाल भी आपका बन सकता है, ठीक है। के संजय मूर्ति। लिखिए के संजय मूर्ति जो है ये सवाल भी आपका बन सकता है। के संजय मूर्ति वाला सवाल भी एग्जाम के लिए आ सकता है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आपके, लिखिए पहला क्वेश्चन देखना आपके, विजय रहाटकर पूछूं आपसे तो महिला आयोग की हेड कौन है? महिला आयोग की हेड विजय रहाटकर, ठीक है। प्रीति सूदन पूछूं आपसे यूपीएससी की हेड कौन है? प्रीति सूदन हो गई, ठीक है। वी राम सुब्रमण्यम पूछूं आपसे ये कौन है? लिखना आपके, तो ये हो गए आपके कौन? एनएचआरसी के हेड, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है इसके हेड हो गए। संजय मल्होत्रा की बात करूं मैं आपसे, ये कौन है आपके? संजय मल्होत्रा जो है ये आरबीआई गवर्नर हो गए। कौन हो गए? आरबीआई गवर्नर जो है संजय मल्होत्रा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संजीव खन्ना की बात करूं आपसे कौन है? तो लिखना ये भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन से नंबर के हैं? 51वें नंबर के, ठीक है। ये गवर्नर कौन से नंबर के हैं? 26वें नंबर के, ध्यान रखना, ठीक है। के संजय मूर्ति पूछूं आपसे, ये भारत के कौन? आपके सीएजी कौन है? भारत के सीएजी कौन है? संजय मूर्ति हैं। ये नाम निश्चित आपके एग्जाम में सवाल पूछने वाला है। अब ये पूछे इनमें से कोई सा पूछ ले एग्जाम के लिए। एक सवाल और लिख लो दोस्तों आपके, भारत के वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ठीक है, भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये सेबी के हेड आपके सामने तुहिन कांता पांडे जी जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के दोस्तों हेड। ठीक है, देखो भारत में अगर स्टॉक मार्केट की बात करूं आपसे, शेयर मार्केट की बात की जाए, तो इस शेयर मार्केट में सबसे पुराना मार्केट कौन सा है, तो वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बीएसई है ना, लेकिन ना बीएसई जो है यह है एशिया का सबसे पुराना क्या है, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है आपके, वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 1875 में इसकी स्थापना होती है और दलाल स्ट्रीट जो है मुंबई के अंदर जो है ये इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका जो इंडेक्स है उसका नाम क्या है, सेंसेक्स जो है इसके इंडेक्स का नाम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों एक कौन है आपके, ऐसे साथियों एक हमारे पास कौन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका जो इंडेक्स है इसका नाम क्या है, निफ्टी। सुना होगा आपने कि सेंसेक्स ऊपर चढ़ गया, निफ्टी ऊपर चढ़ा, निफ्टी धड़ाम से गिर गया, वो निफ्टी एनएससी का है, और जो सेंसेक्स है वो किसका आपके, वो बीएससी का, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिखिए सीईसी पूछूं आपसे, ज्ञानेश कुमार कौन है, तो ज्ञानेश कुमार जो है ये भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, श्री ज्ञानेश कुमार। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र की शुरुआत कहां पर हुई है। ओलंपिक में भारत को थोड़ा और बेहतर करने के लिए गुजरात में इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, हाल ही में प्रसिद्ध अंबुबाची का मेला कहां पर होता है, अंबुबाची का मेला होता है असम के अंदर। असम में कहां पर, कामाख्या माता मंदिर यहाँ पर होता है। ठीक है, असम में एक मेला और है, जोनबिल मेला। कौन सा है, जोनबिल मेला, वस्तु विनिमय प्रणाली का यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, तो अंबुबाची का मेला भी असम में और जोनबिल का मेला भी असम में होता है। हाल ही में WTT है ना, वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर लागोस 24 का महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, टेबल टेनिस की महिला के बारे में पूछा है, श्रीजा अकूला। देखो टेबल टेनिस में भारत के 3-4 खिलाड़ी का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मानिका बत्रा, शरद कमल, श्रीजा अकूला, और आपके ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, 64 अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद का बैठक कहां पर हुई है, भारत के अंदर। कहां हुई है, भारत के अंदर बैठक का आयोजन किया गया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक राष्ट्र एक बंदरगाह और मैत्री ऐप जो है इसको दोस्तों कहां से लॉन्च किया गया है। ठीक है, देखिएगा पहली बात तो लॉन्च करने वाला कौन है, सर्बानंद सोनोवाल जी। ठीक है, तो सर्बानंद सोनोवाल जी जो है, अगर हम इनकी बात करें आपके, तो ये कौन से मंत्री है वर्तमान में, तो ये वर्तमान में जहाज रानी मंत्री है। कौन सी है, शिपिंग मिनिस्टर है, जहाज रानी मंत्री, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों इन्होंने 2 ऐप लॉन्च किए। ठीक है, एक तो है वन नेशन वन पोर्ट, है ना, एक राष्ट्र एक बंदरगाह। ठीक है, एक राष्ट्र एक बंदरगाह, एक तो आपके ये हो गए। ठीक है, एक राष्ट्र एक बंदरगाह, एक तो ये पहल लॉन्च करी है, और एक इसके साथ में मैत्री ऐप लॉन्च किया है। कौन किया है, मैत्री ऐप आपके लॉन्च किया है। पहला क्वेश्चन तो कहां से लॉन्च दोस्तों किया है ना, तो मुंबई से इसको लॉन्च किया है। कहां से लॉन्च किया है इसको, मुंबई से इसको लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मुंबई से इसको लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक राष्ट्र दोस्तों एक पोर्ट, मतलब कि पूरे राष्ट्र के अंदर जितने भी बंदरगाह हैं उनका जो परिचालन है वो यूनिफॉर्म तरीके से होने चाहिए, एक तरीके से संचालन होना चाहिए। आपके सारे के सारे जो स्टैंडर्ड है सबके लिए एक तरह होने चाहिए, ये इसका मतलब है। सभी बंदरगाहों का संचालन एक तरीके से हो सके, सभी के लिए मानक एक समान हो, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो लिखिएगा, अगर सवाल पूछूं आपसे, लिखिए राष्ट्र के सभी बंदरगाह, राष्ट्र के सभी पोर्ट्स या बंदरगाह जो है, बंदरगाहों का संचालन का संचालन का संचालन यूनिफॉर्म एक तरीके से, आपके एक समान तरीके से होना चाहिए, एक समान तरीके से होने चाहिए, एक समान तरीके से होना चाहिए, और सभी के लिए मानक समान हो। ठीक है, सभी के लिए मानक समान हो, यूनिफॉर्म और स्टैंडर्ड सभी के लिए क्या हो, सभी के लिए मानक समान होने चाहिए, ये इसका उद्देश्य हो गया। ठीक है, तो एक राष्ट्र एक बंदरगाह, आपके सभी के लिए यूनिफॉर्म आपके क्या हो, स्टैंडर्ड होने चाहिए, एक समान नियम होने चाहिए, वो हो गया आपके एक राष्ट्र एक बंदरगाह। ठीक है, और मैत्री पहल पूछूं आपसे, नौकरशाही को कम करना। ठीक है, इसका उद्देश्य जो नौकरशाही है आपके उसको कम करना, मंजूरी को तेजी से करना, आपके मंजूरी में समय को कम कर लगाना, आपके ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो मैत्री ऐप लिखना, आपके कोई भी मंजूरी लेनी हो उस मंजूरी में तेजी लाना जो है उद्देश्य हो गया है, काम लटके नहीं, जल्दी से काम हो,
तेजी लाना इसका उद्देश्य हो गया है। नौकरशाही जो है, नौकरशाही में कमी लेकर आना, ठीक है, नौकरशाही जो है इसमें कमी लेकर आना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दोनों ऐप लॉन्च हुई है, कहाँ से हुई है? मुंबई से लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। लॉन्च करने वाले कौन थे? सर्बानंद सोनेवाल जी लॉन्च करने वाले हैं। सर्बानंद सोनेवाल जी आप जानते हो भारत के वर्तमान में जहाज रानी शिपिंग मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनेवाल जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक कमेंट पिन नहीं कर सकते तुम लोग यार? एक कमेंट पिन कर दो ना कि उत्कर्ष ऐप में कोई समस्या आ गई है, नहीं चल रहा है। अब मैं तो क्लास कर रहा हूं, अब तुम मतलब मैं कैसे पता करूं क्या समस्या आ गई है ना? तो ठीक कर रहे हैं भाई साहब, टाइम लगता है कोई काम को करने में ना। सर जवाब दो, थप्पड़ दूंगा फेंक के, इसको ब्लॉक कर दो। जिसका भी कमेंट आया उत्कर्ष ऐप नहीं चल रहा, सब ब्लॉक कर दी जाओगे, ठीक है। जब एक बार मैंने बोल दिया कि समस्या आई है, हमारी टीम देख रही हो उसको, पर आप समझा करो बात को। मैं पढ़ाऊं या आप इसी को देखता रहूं? आप एक एक मिनट में हर कोई आएगा नया बंदा कमेंट करेगा, सर ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। तो मैं पढ़ाने पे ध्यान दूं, तुम्हें देखूं मैं आपके कमेंट बॉक्स को? कमेंट बॉक्स को मेरे सामने से हटा दो, समाप्त करो इसको। एक भी कमेंट नहीं दिखना चाहिए मुझे ना। मुंबई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है, ध्यान रखना ना। तो सर्बानंद सोनेवाल जी यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, मोदी जी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मोदी जी यहाँ पर है और सर्बानंद सोनेवाल जी आपको यहाँ पर है। ये वर्तमान में शिपिंग मिनिस्टर, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति पद पर किसको दोस्तों अपॉइंट किया गया, ठीक है। देखो पहली बात तो ये कहाँ ओपन हुई है? मुंबई के अंदर। कहाँ हुई है? मुंबई के अंदर भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। इसके कुलपति किसको बनाया गया आपके? तो इसका जो कुलपति जो बनाया गया, लिखना आपके, वो साइमन मॉक। किसको बनाया गया है? साइमन आपके साइमन मॉक को बनाया गया, ध्यान रखना, ठीक है। साइमन मॉक को बनाया गया ना, ध्यान रखिएगा। आगे चलिएगा। भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जो है कहाँ पर है? देखो तेंदुआ सफारी तो कहाँ पर है? बन्नेरघट्टा पार्क के अंदर, ठीक है। पर तेंदुआ पूछो सर्वाधिक कहाँ पर है? चीते पूछे कहाँ पर सर्वाधिक है? जितनी भी सारी चीजें होती है ना, सारी कहाँ पर है? वन कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो चीता वन चीता बाघ, तेंदुआ, ये सर्वाधिक कहाँ पर है? इसमें पहला स्थान मध्य प्रदेश का है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे तेंदुआ सफारी कहाँ पर है? बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल जो पार्क है यहाँ पर है, और ये पार्क कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर। कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर, ध्यान रखना। हाल ही में सीएजी का पहला संग्रहालय चैडविक हाउस का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? शिमला के अंदर हुआ है, ठीक है। तो चैडविक हाउस का शुभारंभ कहाँ हुआ है? शिमला के अंदर हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ में होपेक्स अभ्यास का आयोजन करा है? इंडिया प्लस मिस्र या फिर इजिप्ट, है ना। तो भारत प्लस मिस्र या इजिप्ट जो है, इनके मध्य होपेक्स अभ्यास का आयोजन हुआ है, ठीक है। कहाँ पर हुआ है? राजस्थान के अंदर हुआ है। कहाँ हुआ है? राजस्थान के अंदर जो है होपेक्स। साइक्लोन अभ्यास भी इनके बीच में होता है, होपेक्स भी इन्हीं के बीच में होता है ना। हाल ही में S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा दोस्तों, ना। देखो S&P ये एक संस्था है रसगुल्ला, रेटिंग करने वाली संस्था है। स्टैंडर्ड्स एंड पुअर जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो S&P की एक रैंकिंग जारी हुई है जिसका नाम है ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग, ठीक है। मतलब कौन सा बैंक दोस्तों आपके, कौन सा बैंक स्थिरता के साथ में विकास कर रहा है, उसमें फ्लक्चुएशन बहुत अधिक नहीं है आपके। ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग जो है इसकी बात की गई है 2025, ठीक है। मतलब किस बैंक में स्थिरता अधिक है, किस बैंक में सस्टेनेबिलिटी अधिक है आपकी, उसकी बात की गई, ठीक है। और इसमें भारत का एकमात्र बैंक जो है, भारत का एकमात्र बैंक जो इस रैंकिंग में शामिल हुआ है, और वह बैंक कौन सा है? यह बैंक हो गया आपका यस बैंक। कौन सा हो गया? यस बैंक जो है ये भारत का एकमात्र बैंक है जो इसमें शामिल हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा? यस बैंक है। इसकी जो इसका जो स्कोर है आपकी वो 72 आउट ऑफ 100 है, ठीक है। 72 आउट ऑफ 100 जो है वो इसका स्कोर हो गया है। और रेटिंग पूछूं आपसे, ए माइनस जो है, ए माइनस इसकी रेटिंग है, और ये ए माइनस रेटिंग आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत का
भारत में टॉप करने वाला या भारत का एकमात्र बैंक यस बैंक हो गया। 72 आपके इसका स्कोर हो गया है और ए माइनस रेटिंग है। ऑप्शन नंबर एक आपका ठीक आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो यस बैंक आपके भारत की तरफ से एकमात्र बैंक शामिल हो गया है। वर्ष 24 के लिए पेन प्रिंटर अवार्ड जो है किसको मिला है? अरे पेन प्रिंटर अवार्ड पूछूं आपसे, किसको मिला है? अरुंधति रॉय, ठीक है। इनका थोड़ा सा नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत में बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है आपके? बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला पूछूं आपसे, वो कौन है? वो है अरुंधति रॉय, ठीक है। अरुंधति रॉय की बुक का नाम क्या है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। क्या है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो है, ये इनकी बुक का नाम आपको ध्यान रखना है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस जो है, वो भी इनका बुक का नाम है, ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब बनाते हैं आपके? देखो ये दिवस जो है, स्टैटिक्स वाला दिवस आपके पीसी महालनोबिस जो है उनके बर्थडे पर बनाते हैं, ठीक है। 29 जून, कमेंट दिखाओ। 29 जून जो है इस तारीख को बनाते हैं। पीसी महालनोबिस जो है इनके बर्थडे पे बनाते हैं, ठीक है। तो पीसी जो महालनोबिस है आपके, आप जानते होंगे भारत की जो सेकंड 5 ईयर प्लान थी, इसको लाने वाले कौन थे? इसको लाने वाले थे पीसी महालनोबिस। कौन थे? सेकंड जो 5 ईयर प्लान थी भारत की, उसको लाने वाले यही थे, पीसी महालनोबिस साहब आपके। इन्होंने एक संस्था की स्थापना करी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आपके स्टैटिक्स, ठीक है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान। कमेंट करने वालों ये बताओ मुझे कि इस संस्थान का स्थापना कब होती है, ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसकी स्थापना कब होती है, इसका मुख्यालय कहाँ है? जितने भी कमेंट करने वाले हैं वो सब इसका आंसर छाप दें कि जो आईएसआई है, इंडियन स्टैटिक्स जो इंस्टीट्यूट है, इसकी स्थापना कब होती है और कहाँ इसका मुख्यालय है। दो क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। चलिए, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बलों ने 3 नए आपराधिक कानूनों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? संज्ञान ऐप लॉन्च किया, ठीक है। ये 3 नए कानून कब से लागू होते हैं? 1 जुलाई से आपके लागू होते हैं ना। हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा है? पहला तो आप जानते हो कौन सा आपके, पहला तो हो गया असम में गुवाहाटी, ठीक है। और दूसरा पूछू कौन सा हो गया? जयपुर। कौन सा है? जयपुर हो गया दूसरा नंबर वाला। पहला हो गया असम में गुवाहाटी, ठीक है। मैंने सवाल पूछा आपसे कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है, इंडियन स्टैटिक्स इंस्टीट्यूट जो है, इसकी स्थापना, पहली बात तो इसका मुख्यालय कहाँ पर पूछूं आपसे? हाँ, 1951। अरे डोपाओ, थप्पड़ फेंक के मारू जोरदार तुम्हारे तो भाई साहब। आज तुम्हारे दोस्तों काम ऐसे ऐसे लग रहे हैं मुझे कि पहले दिन की क्लास में तुम्हारी आज कुटाई पक्की है ना। लिखो कहाँ पर आपके मुख्यालय है? कोलकाता। कहाँ मुख्यालय इसका? कोलकाता मुख्यालय। और 1931 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ना। आगे चलिएगा। हाल ही में पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीक से निर्मित सिला हुआ जहाज दोस्तों कहाँ लॉन्च हुआ? ये लो भाई साहब, दोस्तों मतलब भारत वाले रसगुल्ला बिल्कुल खाली घूमते हैं, ठीक है। भारत वाले सोचते हैं क्या करें यार, खाली तो घूम रहे, कुछ तो करना पड़ेगा। तो चलो जहाज को सिलते हैं भाई साहब दोस्तों ना। अब देखो पुरानी तकनीक को वापस से लाया जा रहा है, ठीक है। पहले आप मेरे साथ दोस्तों जहाज देखिए। ये वो जहाज है जिसको हमने सिलकर तैयार किया है, ठीक है। हमने इसको किसी लोहे से नहीं बनाया है, एल्यूमिनियम से नहीं बनाया है, किसी धातु से हमने नहीं बनाया इसको। इसको दोस्तों हमने सिलकर बनाया है, ठीक है। इसमें यूज किसका हुआ दोस्तों आपके? इसमें लकड़ी का यूज हुआ है, ठीक है। पहली बात तो जहाज किसका दोस्तों आपके? ये जहाज लकड़ी का है। किसका है? ये जहाज लकड़ी का है। सेकंड दोस्तों, इसको सिलने के लिए आपके जो नारियल जो होता है हमारा, जो उसके रेशे जो होते हैं आपके, नारियल के जो रेशे होते हैं, इनका यूज किया गया इसको सिलने के लिए ना। तो इसको सीलने के लिए किसका आपको? इसको सीलने के लिए जो नारियल के जो रेशे हैं, इनका यूज किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो पहले की जो तकनीक है दोस्तों, उस तकनीक को यहाँ पर यूज किया गया है और ये जहाज यहाँ पर सीला गया है। गोवा के अंदर दीवार द्वीप है, वहां पर इसको सीला गया है, ठीक है। चलिए एक बार, अरे गलेगा नहीं डोपा, गलेगा नहीं दोस्तों, लकड़ी गलने वाली नहीं है, ठीक है। देखिएगा आपके, पहली बात तो लिखना आपके सिला हुआ जहाज लिखिए। सिला हुआ जहाज जो है, सिला हुआ जहाज, इसकी अगर मैं बात करूं आपसे, तो पहली बात तो इसका निर्माण कहाँ किया गया है? इसका निर्माण जो है वो कहाँ पर हुआ? गोवा के अंदर। कहाँ हुआ है? गोवा के अंदर जो है इसका दोस्तों निर्माण किया गया है, ठीक है। गोवा में कहाँ पर हुआ है? दीवार द्वीप पर। कहाँ पर?
दीवार द्वीप जो है यहाँ पर जो है इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। इसका निर्माण करने वाले कौन, आपके राधा कृष्णन जो है इसका निर्माण करने वाले, ठीक है। तो KM राधा कृष्णन जो है ये इसका निर्माण करने वाले, ये आप ध्यान रखना। इन्होंने तैयार किसको किया है, इन्होंने तैयार किया है, इनकी देखरेख में ये जहाज जो है वो तैयार हुआ है दोस्तों, है ना। अच्छा, इसका दोस्तों उद्देश्य क्या होगा, आपके प्राचीन जो व्यापारिक मार्ग है हमारे, प्राचीन जो व्यापारिक मार्ग हैं इनको खोजना जो है इसका उद्देश्य है, ठीक है। प्राचीन व्यापारिक मार्ग को खोजना जो है इसका उद्देश्य होगा, ठीक है। प्राचीन व्यापारिक मार्ग को खोजना इसका उद्देश्य होगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसका निर्माण किससे दोस्तों आपके हुआ है, इसका निर्माण आपके लकड़ी प्लस कोयर, किससे हुआ है, लकड़ी प्लस कोयर जो है इससे निर्माण इसका किया गया है। और इसको सिलने के लिए ना आपके, इसको सिलने के लिए नारियल के जो रेशे होते हैं, कोकोनट के जो रेशे, फाइबर जो होते हैं आपके, इन रेशों का उपयोग, आपके नारियल के जो रेशे हैं इनका यूज किस काम में होगा, इसको सिलने के लिए जो है इनका यूज किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लकड़ी से इसको बनाया गया है, नारियल के जो रेशे हैं आपके उसको इसका सिलने के लिए इसका यूज किया गया, ध्यान रखना दोस्तों आपके। और कपास की पाल होगी, ठीक है। पाल जानते हो ना आप लोग, पाल जो चलाने के काम आने वाली है। तो कपास जो होगी, जो आपके जो आपके कॉटन होने वाला है, कपास की जो पाल है वो तैयार यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो कपास की जो पाल होगी आपकी डूबे नहीं है, इसके लिए ना डूबे नहीं, ठीक है। तो कपास की पाल होगी, नारियल के रेशे का यूज किया जाएगा सिलने के लिए, लकड़ी का निर्माण भी किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है इसको। ये सारी बातें आपके सामने आ सकती हैं, ठीक है। देखो मैं जानता हूँ कि ये आपकी जानकारी के लिए लिखवा रहा हूँ, ठीक है। सवाल पूछेगा सिला हुआ जहाज कहाँ तैयार हुआ है, गोवा के अंदर हुआ है, दीवार द्वीप पे हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी गोवा आपका ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा, गोवा की बात करूं आपसे, तो गोवा पहले किसके अधीन था, पुर्तगालियों के अधीन था, ठीक है। गोवा को राजधानी बनाने वाला कौन था, नीनो डी कुन्ना जो है ये गोवा को राजधानी बनाने वाला, ठीक है। इसके बाद पूछूं आपसे, 1961 में हमने गोवा को आजाद करवाया कैसे, आपके ऑपरेशन विजय जो है इसको चलाकर आजाद करवाया और इनको बाहर निकाला, ठीक है। 1987 पूछूं आपसे, इस तारीख को गोवा जो है वो राज्य बन गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोवा राज्य बन गया। ये 4 क्वेश्चन भी आपके सामने बन सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़िएगा। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 24 का खिताब जीतने वाला कौन है, तो मेल में खिताब जीतने वाला कौन आपके, वो है भारत, ठीक है। और हारने वाला कौन था, साउथ अफ्रीका। और फीमेल पूछूं आपसे, इसमें जीतने वाला कौन है, न्यूजीलैंड। हारने वाला कौन आपके, साउथ अफ्रीका। ये मेल वाला कहाँ हुआ था, ये हुआ था USA प्लस आपके वेस्ट इंडीज, है ना। फीमेल वाला कहाँ हुआ था, UAE के अंदर हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, 1 जुलाई 24 को केंद्र सरकार ने किस कानून को लागू करने का फैसला लिया है, ठीक है। वही 3 कानून आपके लागू हुए, याद करो। भारतीय न्याय संहिता एक का नाम है, इनका नाम भी पूछ सकता है आपसे, भारतीय न्याय संहिता। एक तो कौन सा हो गया, भारतीय न्याय संहिता आपके IPC के स्थान पर आए। देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है ये हो गया। और दोस्तों एक एविडेंस के लिए जो एक्ट था आपके, उसका हिंदी नाम कर दिया है साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। पहले एविडेंस एक्ट था, अब उसका नाम साक्ष्य अधिनियम कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा युग युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण किसकी हेल्प से होगा, दिल्ली में होगा। और हेल्प होगी फ्रांस, किसकी होगी, फ्रांस की होगी, ठीक है। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन जो है इसका मेजबान देश कौन सा है, तो भारत इसका मेजबान देश हो गया। भारत में भी कहां पर हुआ है, कोच्चि के अंदर हुआ है। कहां हुआ है, कोच्चि के अंदर पहली बार, ठीक है। पहली बार हुआ है, महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखना है ना। चलिएगा, हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नवा राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ दोस्तों स्टार्ट हुआ है, ठीक है। देखिए अभी दोस्तों हाल ही में एक नेशनल समिट हुई है, ठीक है। नेशनल समिट किसके लिए हुई है, तो नेशनल समिट जो हुई है अभी हाल ही में, नेशनल समिट फॉर पब्लिक हेल्थ, नेशनल समिट फॉर पब्लिक हेल्थ जो है इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। ये कौन से नंबर की है, ये 9th नंबर की है। कौन से नंबर की, 9th नंबर की। इसका आयोजन करवाने वाला मंत्रालय कौन सा है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। कौन सा है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है इसका आयोजन करवाने वाला मंत्रालय, ठीक है। मंत्री कौन है, JP नड्डा साहब जो है, JP नड्डा जी जो है ये इसके वर्तमान मंत्री हैं, ठीक है। इसका शुभारंभ कहाँ पर हुआ है, ये स्टार्ट पूछूं आपसे, ये दोस्तों स्टार्ट कहाँ पर हुआ है अगर पूछे आपसे, तो नेशनल समिट ऑन पब्लिक हेल्थ जो है ये कहाँ स्टार्ट हुई है, ये यार ठीक करवाया। चलिए
मुझे लग रहा है रसगुल्ला आज समस्याएं ज्यादा है, ठीक है, आज समस्या ज्यादा आ चुकी है। उधर ऐप नहीं चल रहा है। मुझे लग रहा है रसगुल्ला समस्या क्या है कि उधर ऐप नहीं चल रहा है, इधर यूट्यूब नहीं चल रहा है। ऐप भी गया, यूट्यूब भी गया, दोनों समस्या आ रही है। अब मैं दिख रहा हूँ इनको। चलो कोई बात नहीं, समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। इन समस्याओं से लड़कर इनकी खोपड़ी में छेद करना आर्ट ऑफ लाइफ है। चेहरे पर मुस्कान को बनाए रखिएगा, क्योंकि कुमार गौरव अभी भी आपके सामने खड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, दिमाग लगाइए। पूर्वोदयी साहित्य उत्सव, ठीक है। तो पूर्वोदयी साहित्य उत्सव जो है ये भी अभी हुआ है, ठीक है। कहाँ के लिए आपके, ये नॉर्थ ईस्ट का होगा, और ये कहाँ पे हुआ है, कोलकाता में हुआ है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल कोलकाता में ये हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूर्वोदयी साहित्य उत्सव आपके कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बेटा राष्ट्रीय बागवानी मेला भी हुआ है। कौन सा हुआ है, राष्ट्रीय बागवानी मेला हुआ है। तो राष्ट्रीय बागवानी मेला जो है इसका भी आयोजन किया गया। तो राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ पर हुआ आपके, ये बंगलुरु में हुआ है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है भाई साहब, है ना। राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ हुआ है, बंगलुरु के अंदर हुआ है, ठीक है। पूर्वोदय साहित्योत्सव कहाँ हुआ है, कोलकाता के अंदर हुआ है ना। इसके अलावा नेशनल समिट फॉर पब्लिक हेल्थ कहाँ हुई है आपके, ये पूरी ओडिशा के अंदर हुई है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ओडिशा आपका ठीक आंसर है, ध्यान रखना। यहां पर सबमिट हुई है। जेपी नड्डा इनोग्रेट्स 9th नेशनल समिट ऑन पब्लिक हेल्थ केयर एट पुरी जो है, ये जेपी नड्डा साहब आपके सामने। हाल ही में भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करा है, सूची पोर्टल लॉन्च करा, सूची ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। प्रतिवर्ष गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है दिवस कब बनाते हैं, 1 जुलाई को बनाते हैं, याद करो। इस 1 जुलाई को याद कीजिए 101वां संविधान संशोधन अधिनियम भी किसका है, जीएसटी का, ठीक है। जीएसटी डिसाइड करने वाली कौन सी होती है, जीएसटी काउंसिल होती है। जीएसटी काउंसिल का उल्लेख कहाँ पर है, आर्टिकल नंबर 279 ए के अंदर, ठीक है। कौन इसके हेड होते हैं, वित्त मंत्री इसके वर्तमान में हेड होते हैं, ठीक है। अच्छा, जीएसटी काउंसिल की बैठक कहाँ पर हुई है अभी लेटेस्ट आपके, तो अभी लेटेस्ट बैठक कहाँ पर हुई है, जैसलमेर। कहाँ हुई है, जैसलमेर के अंदर जो है इसकी लेटेस्ट बैठक आपके आयोजित होती है ना। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना पूछूं आपसे कहां पर है, महाराष्ट्र। देखो लाडली बहन पूछूं कहां पर है, लाडली बहन आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है। मैया सम्मान पूछूं कहां पर है, ये झारखंड में। महतारी पूछूं आपसे कहां पर है, महतारी बंधन कहाँ है, छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। सुभद्रा योजना कहां पर आपके, ये हो गई आपके ओडिशा के अंदर, ठीक है। सुभद्रा ओडिशा। नान मुदलवन पूछूं आपसे, तमिलनाडु। कौन हो गया, तमिलनाडु, ठीक है। और रायथू योजना पूछूं आपसे, ये कौन हो गया, तेलंगाना। कौन हो गया, तेलंगाना, ठीक है। ये सारी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है कहाँ पर आपके, ये हुआ कजाकिस्तान के अंदर, ठीक। कजाकिस्तान में भी कहाँ पर हुआ है, उसकी राजधानी अस्थाना। पहले इसका नाम नूर सुल्तान था, अब इसका नाम क्या अस्थाना हो चुका है, एससीओ, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन। एससीओ का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में। ये सवाल यूपीएससी ने अपने एग्जाम में पूछा था कि एससीओ का मुख्यालय कहाँ पर, ठीक है। एससीओ की बात करूं आपसे, वर्तमान मेंबर कितने इसके अंदर आपके, वर्तमान मेंबर 10 हो गए, ठीक है। लेटेस्ट मेंबर कौन सा आपके, बेलारूस आपके नंबर 10 हो गया। नंबर 9th कौन है, ईरान नंबर 9th हो गया। और नंबर 7th और 8th कौन है, भारत पाकिस्तान जो है नंबर 7th 8th हो गए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में 28 फरवरी को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय दिवस पूछूं आपसे, 28 फरवरी जो है आपके, इस तारीख की दोस्तों बात की जाए तो लिखिएगा, इस तारीख को हम जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये इस तारीख को बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये इस तारीख को सेलिब्रेट होता है, 28 फरवरी की तारीख को। कई लोग सोचते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सीवी रमन साहब जो है उनके बर्थडे पर बनाते हैं। नहीं दोस्तों, उनके बर्थडे पर नहीं बनता है, उनको जो नोबेल पुरस्कार जो मिला था ना उसके लिए बनता है, ठीक है। तो लिखिएगा इनका संबंध किससे है, तो सीवी रमन साहब जो है, सीवी रमन साहब को इन्होंने किसकी खोज की है, इन्होंने रमन प्रभाव जो है इसकी खोज की है, ठीक है। रमन प्रभाव जो है इसकी खोज की है, और इस खोज के लिए 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। किसका मिला है, इनको फिजिक्स जो है आपके भौतिकी जो है इसका नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। ये नोबेल प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय, ठीक है। तो लिखिएगा ये नोबेल प्राप्त करने वाले सेकंड भारतीय हैं,
पहले भारतीय आप जानते हो कौन थे? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, 1913 के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला। दूसरे भारतीय कौन है? दूसरे भारतीय आपके सीवी रमन साहब थे। 1930 के अंदर इनको रमन प्रभाव की खोज के लिए ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। और इसी तारीख को 28 फरवरी की तारीख को हमने जो है 1986 के अंदर जो है हमने तय कर दिया कि भाई 28 फरवरी की तारीख अब हर साल जो है वो किस रूप में बनाई जाएगी? वो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में बनाई जाएगी, ठीक है। 86 में इसकी घोषणा हो गई, ठीक है। 86 में घोषणा होती है, 87 से आपके ये दिवस आपके स्टार्ट हो गया। इस बार की थीम क्या है दोस्तों? आपके थीम पूछूं आपसे, थीम वही है, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार, जो वही थीम है, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा फोकस आपके क्या है? हमारा फोकस है विकसित भारत, ठीक है। तो विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार जो है ये इसकी थीम है, आपको ध्यान रखना है। विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार जो है ये इसकी थीम है, आपको ध्यान रखना है। विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार ये इसकी थीम है, 28 फरवरी की आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार ये इसकी थीम है। अच्छा, रमन प्रभाव दोस्तों क्या होता है आपके? देखो, रमन प्रभाव किस सिद्धांत पे काम करता है, ये सवाल जो है बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि जो रमन प्रभाव है इसका सिद्धांत दोस्तों कौन सा है, ठीक है। तो लिखिएगा, रमन प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन, किसके ऊपर? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट दोस्तों ना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का जो प्रकीर्णन जो होता है आपके, प्रकाश का जो फैलना जो होता है, ठीक है। फैलना बोल दीजिए, बिखरना बोल दीजिए आप। किसी चीज में से प्रकाश को प्रवेश कराएंगे तो उसका बिखरना, फैलना जो होता है वो कहलाता है स्कैटरिंग। रमन प्रभाव आपके इसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो रमन प्रभाव प्रकाश के स्कैटरिंग के ऊपर डिपेंड है, ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ठीक आंसर हो गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। अच्छा, इंजीनियर्स डे जानते हो आप लोग? इंजीनियर्स डे तो आप जानते होंगे, ये कब बनाते हैं आपके? अरे बताओ रसगुल्ला, इंजीनियर्स डे जो है आपके, जुगाड़ू दिवस की बात करूं आपसे, वो कौन सी तारीख है आपके? याद करो, आपके 15 सितंबर की तारीख को बनाते हैं इंजीनियर्स डे, ठीक है। डॉक्टर्स डे पूछूं आपसे कब बनाते हैं? अरे डॉक्टर्स डे की बात की जाए तो 1 जुलाई को बनाते हैं हम लोग, डॉक्टर्स डे बनाते हैं। और विधान चंद्र रॉय जो है इनका बर्थडे था इस तारीख को, इसलिए बनाते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, सीवी रमन जी की बात की जाए आपके, तो सीवी रमन लिखना, सीवी रमन। और सी राजगोपालाचारी लिखना, सी राजगोपालाचारी। और एक नाम और लिखिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। इन तीनों को भारत में पहली बार जो है, इन तीनों को भारत में पहली बार भारत का हाईएस्ट अवार्ड जो है प्रदान किया गया था 1954 के अंदर। भारत रत्न जो है आपके, ये पहली बार इन तीनों को मिला था। ट्रिपल आर, किसको मिला? ट्रिपल आर को ना, रमन जी, राजगोपालाचारी और राधा कृष्णन जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलिए दोस्तों, आपके ये नेशनल साइंस डे आपके सामने हो गया। हाल ही में लियोन शतरंज मास्टर्स 24 जो है इसका खिताब जीतने वाला कौन? दोस्तों बताओ फटाफट जो है कि जो लियोन शतरंज जो मास्टर्स है इसका खिताब जो है वो जीतने वाला कौन है? यह क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, ठीक है। बताओ फटाफट से कि लियोन शतरंज मास्टर जो है इसका खिताब जीतने वाला कौन है, ठीक है। देखिए, लियोन शतरंज मास्टर पूछूं आपसे, खिताब जीतने वाला कौन है? तो लिखना विश्वनाथ आनंद। कौन है? विश्वनाथ आनंद आपके जीतने वाले, ठीक है। बेहदीन खलम महोत्सव कहाँ होता है? मेघालय में। कहाँ होता है? मेघालय में होता है बेहदीन खलम महोत्सव, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नवरत्न, आपके सो बहुत सारी कंपनी को मिला। आप महारत्न लिखो, आप ना, आप लिखो महारत्न जो है इसका दर्जा किसको मिला है? 14 नंबर की कंपनी है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, HAL, कौन सी है? HAL आपकी कंपनी का नाम है, ध्यान रखना, ठीक है। भारतीय सेना ने किसके साथ में नॉर्मडिक एलिफेंट किया आपके? तो इंडिया प्लस मंगोलिया, किसके साथ? इंडिया प्लस मंगोलिया, ये नॉर्मडिक आपके एलिफेंट हो गया, ठीक है। चलिए, हाल ही में चर्चा में रहा प्राण मित्र और जीव दया पुरस्कार का संबंध दोस्तों किससे है, ठीक है। देखो, भारत में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, कौन है? भारतीय पशु कल्याण बोर्ड जो है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, ये एक अवार्ड प्रदान करता है, इसका नाम क्या है? एक का दोस्तों नाम है प्राण मित्र पुरस्कार। क्या नाम है? प्राण मित्र पुरस्कार हो गया एक का नाम। और एक का नाम है क्या आपके? एक का नाम है जीव दया पुरस्कार। कौन सा है? जीव दया पुरस्कार।
तो ये 2 अवार्ड आपके कौन स्टार्ट करता है? भारतीय पशु कल्याण बोर्ड आपकी स्टार्ट करता है। नाम क्या है? प्राण मित्र पुरस्कार और जीव दया पुरस्कार। इसकी शुरुआत होती है 1966 के अंदर। कब होती है? इसकी शुरुआत होती है 1966 आपकी इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। नाम से स्पष्ट है, मतलब कि दोस्तों अवार्ड का मतलब क्या है आपके? अवार्ड का मतलब यही है कि प्राण मित्र पुरस्कार और जीव दया पुरस्कार, ठीक है। जीवों के ऊपर दया करनी है, यह अवार्ड की शुरुआत पूछो कब होती है? तो इस वाले अवार्ड की शुरुआत आपकी, देखो ये वाला अवार्ड तो 1966 में आपके शुरू हो चुका था, ठीक है। ये आपके शुरू हो चुका है। अच्छा, ये भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पूछूं आपसे, इसकी दोस्तों स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना भारत में एक अधिनियम है जिसका नाम है 1960 का पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, ठीक है। तो 1960 का पशु क्रूरता, एनिमल क्रूरटी है ना, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम जो है ये हमारे भारत के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम जो है वो हमारे भारत के अंदर आपको ध्यान रखना है। 1966 में आपके प्राण मित्र अवार्ड चालू करा इसने, और 2001 के अंदर जो है 2001 के अंदर जो है ये वाले अवार्ड की शुरुआत होती है, ठीक है। तो 2001 में जीव दया अवार्ड शुरू किया था आपने, किसने चालू करा? तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने किया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, इसने ये अवार्ड चालू किया था। तो ये बहुत सारे संस्थानों को, बहुत सारे व्यक्तियों को ये अवार्ड जो है प्रदान किया जाता है, ठीक है। मतलब 12-12 नाम भी है, 15-15 नाम भी है। आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, फिर भी मैंने आपको लिखा दिया है कि प्राण मित्र अवार्ड, जीव दया अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था, किसने चालू करा, उसकी स्थापना किससे होती है, ये आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़िएगा। हाँ, हमारा आंसर हो गया है। बाकी ये पूरा आपके नोटिफिकेशन आ चुका है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 46 सत्र जो है इसकी मेजबानी किसने की है? भारत ने इसकी मेजबानी की है दिल्ली के अंदर, ठीक है। जुलाई की बात है, यहीं पर हमने हमारा 43 नंबर का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्थल आपके मोइदम को शामिल कर दिया, ठीक है। अच्छा, 47 नंबर की कहां पर होगी? ये होगी आपके बुल्गारिया। कहाँ होगी? बुल्गारिया में होगी। और बुल्गारिया में भी कहां पर? सोफिया के अंदर होने वाली है, ठीक है। जुलाई के अंदर होगी, है ना। संपूर्णता अभियान लॉन्च करने वाला कौन है? नीति आयोग जो है आपके संपूर्णता अभियान लॉन्च करने वाला कौन है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हाल ही में राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है? लेखाओं का जो आधार वर्ष है उसमें संशोधन के लिए विश्वनाथ बोल्डर, कौन है? विश्वनाथ बोल्डर समिति जो है इसको बनाया गया है, ठीक है। विश्वनाथ बोल्डर समिति जो है इसको बनाया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ दोस्तों, ये 24-25 में जो कमेटी बनी है, आप चाहो तो मैं इसका 1 मिनट का शॉर्ट्स बना के डलवा दूं अगर आप कहो तो। 24-25 जो कमेटी बनी है आपकी, जितनी भी समिति बनी है 24-25 के अंदर, हेमा समिति है, रामनाथ कोविंद समिति है, बहुत सारी कमेटी बनी है, ठीक है। हाथरस कांड के लिए अलग बनी थी, महाकुंभ के लिए अलग बनी थी, शंभू सीमा पर किसानों के लिए अलग बनी थी। अगर आप कहो तो मैं 1 मिनट का वीडियो बनवा करके ये जो समिति है लेटेस्ट आपके, उनको डलवा दूं आपको, ये मैं डलवा दूंगा, ठीक है। आज जो है ये डलवा दूंगा मैं, चिंता मत कीजिए ना, आज आपको वीडियो मिल जाएगी, चेक करते रहना आप लोग, है ना। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री का पदभार किसने संभाला आपके? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब को बनाया गया, ठीक है। इनको बनाया गया झारखंड का मुख्यमंत्री, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हाल ही में 4000 वर्ष पुराने वुडन सर्किल की खोज दोस्तों कहां पर हुई है? ठीक है, देखो किसकी खोज हुई दोस्तों, आपके वुडन सर्किल, लकड़ी का बना हुआ सर्किल है एक आपके, वुडन सर्कल जो है इसकी खोज हुई है, ठीक है। कमाल की दोस्तों बात है कि कितना साल पुराना है, ये 4000 वर्ष पुराना है। कितना है? 4000 वर्ष पुराना है। पहली बात तो कहाँ खोज हुई है इसकी? डेनमार्क में इसकी खोज हुई है। कहाँ हुई है? डेनमार्क में इसकी खोज हुई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों फोटो देखिए आपके, ये वुडन सर्किल है, ठीक है। सो ये वुडन सर्किल है, ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों आपके, ये वुडन सर्किल की, ये ऊपर तो समझाने के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। ये वुडन सर्किल की खोज आपके सामने यहाँ पर हुई है, ये डेनमार्क के अंदर हुई है। कहाँ हुई है? डेनमार्क के अंदर, ठीक है। कमाल की दोस्तों बात ये कि ये उसी समय का है जब दोस्तों ब्रिटेन के अंदर आपके ऐसे बहुत सारे, ब्रिटेन में इनको स्टोन हेज कहते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रिटेन में इनको स्टोन हेज कहते हैं, इंग्लैंड में। ब्रिटेन में ये बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं, ब्रिटेन के अंदर ये सर्किल, जो वुडन के सर्किल हैं आपके, ये बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं। अब डेनमार्क के अंदर भी मिला है, मतलब कि ब्रिटेन और डेनमार्क के मध्य 4000 साल पहले संबंध होंगे,
तभी दोस्तों ब्रिटेन से कहाँ पर, डेनमार्क की सर्किल पहुंच गया, वहां के लोगों ने यहाँ के लोगों को बताया होगा, तब ये सर्किल यहाँ पर पहुंच गया। तो ये जो सर्किल है वो ब्रिटेन और डेनमार्क के मध्य संबंध जो है इनको भी स्पष्ट करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका व्यास कितना है, 30 मीटर इसका व्यास है, कितना इसका, लेकिन अब व्यास कितना आपके 30 मीटर व्यास जो है, ये इसका आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और ये समकालीन किसके आपके, ये समकालीन किसके लिखना आपके, यह समकालीन किसके, तो ब्रिटेन के जो स्टोन हेज है इनके समकालिक है, ठीक है। तो ब्रिटेन के स्टोन हेज के समकालिक है, मतलब कि ये जो आपके सर्किल हमको मिला वो ब्रिटेन और डेनमार्क के मध्य, डेनमार्क के व्यापारिक संबंधों को स्पष्ट करता है, ठीक है, कि व्यापार करने के लिए लोग आए होंगे और वहां पर वो लोग देख के आए होंगे और यहाँ पर उन्होंने उसको बनाया होगा, ठीक है। तो ब्रिटेन और डेनमार्क के मध्य संबंधों को स्पष्ट करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए कहाँ पर मिला है, डेनमार्क में मिला है, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। अच्छा, डेनमार्क की बात करूं आपसे, इसकी राजधानी क्या है, कोपेनहेगन इसकी राजधानी है, ठीक है। तो कोपेनहेगन जो है ये इसकी राजधानी है, किस आपके प्रायद्वीप के ऊपर है, ये जटलैंड प्रायद्वीप के ऊपर, ठीक है। तो डेनमार्क किस प्रायद्वीप के ऊपर है, जटलैंड प्रायद्वीप के ऊपर है, और कोपेनहेगन इसकी राजधानी है, ठीक है। ये दोस्तों ये तो बनाया है, ठीक है, ये तो ऊपर तो समझाने के लिए बनाया हुआ, ये अंदर है, ठीक है, ये समझाने के लिए बनाया हुआ ऊपर वाला, तो बाकी वो अंदर ही है ना। हाल ही में लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला कौन है, मध्य प्रदेश लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला, ठीक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ आपके, कीयर स्टारमर, किसका हुआ है, कीयर स्टारमर जो है इनका हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का 10वां मेंबर पूछूं आपसे, कौन बनाया गया, बेलारूस। अभी लिखा है तो मैंने आपको, बेलारूस जो है ये इसका मेंबर बनाया गया। मसूद पेजेशकियान ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की आपके, लिखिए ईरान, कहां पर है, ईरान का जो राष्ट्रपति चुनाव है वहां पर जीत दर्ज किसने की है, मसूद पेजेशकियान ने की है, ठीक है। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के, अच्छा एक सूचना आप सभी के लिए क्या है दोस्तों, पहले इसको देखते हैं, फिर आपके लिए जबरदस्त सूचना है, आपके काम की सूचना है, ठीक है। अगला जो एक सप्ताह होने वाला है ना वो आपका दोस्तों बड़ा खतरनाक होने वाला है, ठीक है। ये अगला जो 1 वीक होने वाला है ये बड़ा खतरनाक आपका होने वाला है, सुन लीजिए क्यों होने वाला है, ठीक है। पहले ये देखिए, अराकोनम आपके जो रिक्रूट सेंटर जो है उसका नाम चेंज कर दिया है, चोल राजकुमार राजदित्य के नाम पर उसका नाम रख दिया, सीआईएसएफ ने ऐसा किया है, ठीक है। तो नाम चेंज हो गया है, और जो सीआईएसएफ के हेड है राजविंदर सिंह भट्टी जो है उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन देखना आप, पहली बात तो आज शाम को 8 बजे, आज शाम को 8 बजे क्लास आपकी किसकी आने वाली है, 7 फेरों की क्लास आने वाली, ठीक है। और ये क्लास जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल जो एग्जाम है, सुन लो, आरपीएफ कांस्टेबल जिनका भी एग्जाम है उनके भी लिए भी विशेष महत्वपूर्ण होने वाली, ठीक है, विशेष महत्वपूर्ण होने वाली उनके लिए भी, आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम के लिए भी विशेष महत्वपूर्ण क्लास होगी, ठीक है। ये आज शाम को आएगी 8 बजे, ठीक है, आज शाम को 8 बजे 7 फेरों वाली सीरीज का 5वां एपिसोड जो है वो आपका आने वाला है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके लिए, अब आपके लिए जो महत्वपूर्ण बात है कि जो अगला जो वीक आपका होने वाला है, नेक्स्ट वीक जो होने वाला है, ये जो नेक्स्ट आपका सप्ताह होगा, मतलब कि संडे से स्टार्ट कर लो, कल से दोस्तों। अच्छा, कल मॉर्निंग में सुबह 6 बजे पूरा फरवरी माह लिखना, पूरा फरवरी माह जो है इसका निपटारा किया जाएगा, ठीक है। तो मॉर्निंग में 6 AM जो है कल जो है पूरा फरवरी माह जो है इसका निपटारा होने वाला है, पहली सूचना आपके लिए कि मॉर्निंग में 6 AM पूरा फरवरी माह जो है इसका निपटारा आपका किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने जो है, आज शाम को 8 बजे मैं आपके लिए घोषणा करने वाला हूं, ठीक है। आज शाम को 8 बजे मैं आपके लिए घोषणा करने वाला हूं 7 लगातार क्लास, मतलब 7 लगातार क्लास आपकी होने वाली है, संडे से आपके मंडे से आपकी स्टार्ट होंगी, मंडे से स्टार्ट होंगी। और यकीन मानना कि जो 7 क्लास जो होने वाली है ना, ये मतलब कैसी होने वाली पता है आपको, जैसे कि बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 100 क्वेश्चन, स्टैटिक के 100 क्वेश्चन, साइंस के 100 क्वेश्चन, ऐसे आपकी 7 क्लास होने वाली, ठीक है। बायोलॉजी के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हिस्ट्री के 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, साइंस के 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टैटिक के 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और आपके पॉलिटी के 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये लगातार 7 क्लासेज होंगी आपकी,
लगातार 7 क्लासेज होने वाली है, 7 दिन क्लास होंगी, 7 दिन होंगी, 7 क्लास होंगी। तो 7 डेज 7 क्लास, 7 डेज 7 क्लास, 7 क्लास, 8 8 PM, 8 बजे होंगी। तो एक सप्ताह बेमिसाल, एक सप्ताह बेमिसाल रहने वाला है आपका ये 7 डेज 7 क्लास। आप इनको कर लेना, आपको इतना समझ में आ जाएगा कि हर टॉपिक में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। तो 7 डेज 7 क्लास आपके लिए शाम को 8 बजे आने वाली है। आज शाम को घोषणा कर दूंगा कौन सी क्लास कब आएगी, वो पता लग जाएगा, ठीक है। आज शाम को इसका टाइम टेबल जो है जारी कर दूंगा आपके लिए, तो तैयार रहना। अच्छा, कौन कौन, देखो मैं एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ कि जो ये मार्च का महीना है ना, इस मार्च का महीना मैं एकदम फ्री हूँ रसगुल्ला, फ्री जानते हो, टोटली फ्री। तो इस मार्च के महीने में आपको जम के पढ़ाऊं यूट्यूब के ऊपर। जम के का मतलब जम के होना चाहिए। तो मैं आपके लिए 7 डेज के लिए 7 क्लास लेकर आ रहा हूँ। शुरुआत यहाँ से करेंगे, भविष्य में फिर उसके बाद में हम टॉपिक वाइज उठाएंगे ना, प्रमुख गवर्नर जनरल ऐसे उठा लेंगे, प्रमुख इतिहास की प्रमुख संधियां ऐसे उठाएंगे। तो पहले 7 डेज 7 टॉपिक करने वाले हम लोग। 7 डेज 7 आपकी क्लास होंगी, जिसमें हर सब्जेक्ट की क्लास आपकी अलग अलग, 100 इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए आने वाले हैं, ठीक है। तो ये आज शाम को बता दूंगा टाइम टेबल क्या रहने वाला है, जारी कर दूंगा। 7 क्लास का टाइम टेबल जारी हो जाएगा। कल संडे को आपका फरवरी का रिवीजन होने वाला है, ठीक है। चलिएगा, क्लास को लाइक कर देना। कल से सुबह 6 बजे ही आना है। अब क्लास का टाइम 6 बजे कर दिया गया है, मतलब कर दिया है। आज मैंने बजट पढ़ाया है आपको, उसको ढंग से पढ़ लीजिएगा। ये मैं आपको याद करवा दूंगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। ये तो मैगजीन आपके, मंथली मैगजीन आपके सामने मार्च और फरवरी की दिखाई दे रही है। ये ईयरली मैगजीन जो है, ये हिंदी वाली और ये इंग्लिश वाली आपके सामने, ठीक है। आइए रिवीजन करते हैं। वर्ष 25 में शीर्ष 10 सबसे व्यस्त वैश्विक एयरपोर्ट की सूची में टॉप पर कौन है, ठीक है। दुबई आपके ऑप्शन नंबर ए का आंसर है, ठीक है। आगे देखिए, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कौन सी पहली एंटीशिप मिसाइल जो है सफल परीक्षण किया, एनएएसएम। माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से एआई आधारित प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स पूछूं आपसे, कहाँ लॉन्च हुआ है, महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ है, ठीक है। एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता कहाँ पर हुई है, चेन्नई में हुई है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने कौन सा स्थान, तीसरा स्थान हासिल करा है। सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता सूचकांक जारी करने वाला आरबीआई हो गया। द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत लॉन्च करने वाला कौन है, रक्षा मंत्रालय। पीएम मोदी ने पीएम किसान निधि की 19वीं आपकी किस्त कहाँ से, बिहार भागलपुर से लॉन्च की है। स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना लॉन्च करने वाला कौन है, राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। कोयला केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस कहाँ पर की है, ये भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस आपके पुणे में की है। कहाँ की है, पुणे के अंदर, ऑप्शन नंबर सी आंसर। बाकी ये क्वेश्चन आपके लिए, कप्पड़ और चल बीच कहाँ पर है, केरल के अंदर, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। बाकी ये क्वेश्चन आपके लिए, ये मैगजीन आपके सामने यहाँ पर है। आज उत्कर्ष ऐप सुबह से नहीं चल रहा है, ठीक बात है। 7 फेरों वाली बुक लॉन्च करूंगा, वादा किया हुआ, चिंता क्यों करो, बुक लॉन्च करूंगा ना। 7 फेरों वाली बुक भी लॉन्च करूंगा, ठीक है, चिंता मत करो। 7 फेरों वाली बुक भी लॉन्च करूंगा, पहले 7 फेरे हो जाए पूरे, फिर लॉन्च करूंगा। पिछली जितनी भी 7 फेरों की सीरीज सारी बुक लॉन्च कर दूंगा, ठीक है, एक साथ में ना। तो एक तो आज जो है आपका उत्कर्ष ऐप नहीं चल पा रहा था, अभी भी मुझे पता नहीं है। अगर आप मुझे 1 मिनट दो तो मैं आपको पूछ के बताऊं है कि क्या समस्या हुई है। आप 1 सेकंड दीजिए, आपको पूछ के नहीं, सूचित करते हैं, ठीक है। कई की बार होता है, नहीं चलता है भाई। तो
ऐसा नहीं है कि आप ही परेशान हो, तो परेशान हम भी होते हैं भाई साहब। मतलब जो हमारे टेक्निकल हेड है, सौरभ जी टेक्निकल संभालते हैं हमारा, वो हेड है, वो कह रहे थे सुबह से लग रहे हैं। किसी ने डेटाबेस जो होता है, जैसे पुरानी क्लासेस, जैसे मेरी क्लासेस पड़ी हुई हैं पहले की ब्रह्मास्त्र, ठीक है, अब वो डेटाबेस में पड़ी हुई है, किसी ने अटैक करके उसको खाली कर दिया है। मतलब जो हमारा डेटाबेस है उसके ऊपर अटैक हुआ है। अब वो अटैक हुआ तो वो खाली हो गया, ये डिलीट हो गया है डेटाबेस जो है। इस कारण क्या हो रहा है, उत्कर्ष ऐप में कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो खुल ही नहीं रहा है वो उत्कर्ष ऐप। तो अब हमारी टीम जो है उसको वापस से रीस्टोर कर रही है, उसको वापस रीस्टोर कर रही है। मैनुअल बंदा बैठ करके रीस्टोर कर रहे हैं उसको। उन्होंने कहा है कि 1 घंटे में ये वापस से रीस्टोर हो जाएगा। 1 घंटे में आपका ऐप लगातार चलने लग जाएगा, ठीक है। तो चिंता मत कीजिए, जल्दी चल जाएगा। पर अब अटैक तो अटैक ही होता है ना, वो हमारे हाथ में नहीं है रसगुल्ला, ठीक है। किसी ने सुबह 4 बजे ये अटैक किया है, क्यों किया है, किस लिए किया पता नहीं, पर कोई बात नहीं, हमारी टीम भी तैयार है। वापस रीस्टोर कर रहे हैं हम लोग जो है इसको, चिंता मत कीजिए। जल्दी आपको आपका ऐप चलता हुआ दिखाई देगा, निश्चिंत होकर रहिएगा, आपका ऐप चलेगा, ठीक है। अब 1 घंटे में चले, आधा घंटे में चल जाए, 10 मिनट में चल जाए, 20 मिनट में चल जाए, कुछ भी हो, पर आपका ऐप जल्दी ओपन कर दिया जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट। अरे भाई बसारोद नहीं होगा यार, थप कई कहे तो रसगुल्ला ऐसा है जिनको गुस्सा, मतलब तुम सामने बैठे होते ना, तुम्हारे बाल पकड़े घुमा देता मैं, वसारोद होगा। चलिए, ऑल दी बेस्ट आप सभी को, खुश रहो, मस्त रहो। कल मिलूंगा फिर दोबारा 6 बजे यहीं पर, पूरा की पूरा आपको रिवाइज करवाने के लिए आने वाला हूँ, ठीक है। पूरा की पूरा आपको, पूरा की पूरा फरवरी का महीना आपको रिवाइज करवाने के लिए आऊंगा, ठीक है। कल सुबह 6 बजे, आज शाम को 8 बजे मिलने वाला हूँ आपसे, जिसके अंदर मैं आपको 7 फेरों की सीरीज, आरपीएफ कांस्टेबल जिनका भी एग्जाम हो वो जरूर उस क्लास को देखना, ठीक है। जय हिंद, चिंता मत कीजिएगा, आपका ऐप निश्चित रूप से जल्द ही चालू हो जाएगा। हमारी टीम रीस्टोर करने में लगी हुई है, जल्दी रीस्टोर होगा और आपका ऐप आपका स्टार्ट होगा। जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।